परेशानी शुरू कर देना। सैनिकों की आंखों में डर तो था, लेकिन आर्यन के निडर अंदाज ने उनमें हिम्मत भर दी थी। अब केवल कुछ ही पलों की बात थी जब बीस्ट्स गांव के द्वारा पर होंगे। गांव में अफरा तफरी का माहौल था। हर गली, हर मोड़ पर लोग भाग रहे थे। तभी भीड़ में से एक तेज आवाज आई, अरे जल्दी आकर देखो, एक पागल आदमी गांव के सैनिकों को बीस्ट के हमले से गांव की रक्षा करने का आदेश दे रहा है। दूसरा व्यक्ति चौंकते हुए बोला, क्या ऐसा कोई पागल भी है? तीसरा व्यक्ति चिल्लाया, अरे क्या तुम सब बेवकूफ हो? वहां देखने जाओगे, मरोगे क्या? भागो यहाँ से जल्दी। इस शोरगुल के बीच ज्यादातर लोग अपने सामान और परिवार के साथ गांव छोड़कर भाग रहे थे, लेकिन 4 घर के उस कक्ष में सप्तचर्क महाविद्यालय के लोग अभी भी हंसी मजाक कर रहे थे। इन दिनों लोग कितने बेअक्ल हो गए हैं। अरे बालू, मुझे तो हमेशा से लगता था कि तेरा ही दिमाग कम चलता है, लेकिन अब तो तुमसे भी बड़े बेवकूफ लोग दिख रहे हैं। बीस्ट के सैलाब से लड़ने जा रहा है, क्या ये अपनी मौत को दावत नहीं दे रहा? उनमें से एक युवक ने हंसते हुए कहा। जरगुल के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, ये जंगली बीस्ट ज्यादा शक्तिशाली तो नहीं होते, लेकिन झुंड में होने के बाद उनसे इस छोटे से गांव की रक्षा करना किसी के बस की बात नहीं। उनमें से एक ने पूछा, जरगुल भाई, अब हम क्या करें? मुझे लगता है कि वो बीस्ट जल्द ही पहुंचने वाले हैं। जरगुल ने शांत स्वर में कहा, जल्दी मत करो, ये बीस्ट कुछ खास लग रहे हैं। शायद ये दूसरे स्तर के आत्मिक बीस्ट हैं। पहले काल महाविद्यालय के लोग इनसे निपटे, हम बाद में देखेंगे। दूसरी ओर गांव की लकड़ी की दीवार पर खड़े आर्यन ने सामने की ओर बढ़ते बीस्ट के सैलाब की ओर देखा। उनकी गुर्राहट और दौड़ती हुई आकृतियां तेजी से गांव के करीब आ रही थीं। आर्यन ने सख्त आवाज में कहा, रुको, आदेश मिलने तक कोई हमला नहीं करेगा। थोड़ा और, बस थोड़ा और। जैसे ही बीस्ट का सैलाब कुछ और करीब आया, आर्यन ने अपने दाहिने हाथ से इशारा किया और जोर से चिल्लाया, गुलेल तैयार करो, छोड़ो। गुलेलों से मिट्टी के तेल से भरे बड़े बड़े डिब्बे फेंके गए। डिब्बे जमीन पर गिरते ही फट पड़े और मिट्टी का तेल चारों तरफ फैल गया। इससे एक पल के लिए तो उन बीस्ट्स की गति धीमी हुई, लेकिन इसने उन्हें रोक नहीं। जैसे ही बीस्ट्स तेल के ऊपर से होते हुए गुजरे, आर्यन ने तुरंत अगला आदेश दिया, आग तीर दागो। तुरंत बारिश की तरह आग तीर दागे गए, जिनके जमीन से छूते ही आग की विशाल लपटें आसमान छूने लगी और आसपास के दर्जनों बीस्ट को जलाकर भस्म कर दिया। आग का ये विकराल रूप देखकर कुछ देर के लिए पीछे के बीस्ट ठिठक गए। दीवार पर खड़े सैनिकों की सांसें तेज थीं, लेकिन आर्यन की योजनाओं ने उनमें थोड़ी हिम्मत भर दी थी। इसी बीच आर्यन के मन में एक आवाज गूंजी, बधाई हो आर्यन, तुमने एक नेतृत्व तकनीक प्राप्त की है और 100 XP पॉइंट्स, 100 ट्रू एनर्जी पॉइंट्स और 100 सिस्टम पॉइंट्स इनाम के तौर पर मिले हैं। स्किल, नेतृत्व तकनीक, स्तर, कुछ भी नहीं। विवरण, नेतृत्व तकनीक टीम को हिम्मत देती है और मिलने वाले इनाम को बांटती है। आर्यन थोड़ी देर के लिए चौंक गया। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि उसकी रणनीति उसे कोई तकनीक अर्जित करने का मौका देगी। उसने तो बस कुछ तेल फेंका और आग लगवा दी। ये सब उसने बीस्ट्स को गांव में घुसने से तब तक रोके रखने के लिए किया था जब तक कि वो उन्हें मार ना दे। भले ही उसने ये लालच के चलते किया, लेकिन उसे वास्तव में गांव वालों की फिक्र भी थी। आर्यन के होठ हल्की सी मुस्कान में मुड़ गए। फिर उसने गंभीर आवाज में चिल्लाते हुए कहा, ये आग बस कुछ वक्त के लिए उन्हें रोक सकती है। अगर वे दीवार तोड़कर गांव में घुस गए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हमें उन्हें बाहर ही खत्म करना होगा। आर्यन ने अपनी आवाज ऊंची की, तीरंदाजों तैयार हो जाओ। तिर्यक कोण पर निशाना लगाकर आकाश में तीर छोड़ो, जल्दी करो। तीरंदाजों ने अपनी पूरी ताकत से धनुष खींचा और तीरों की बारिश कर दी। जलते हुए तीर बीस्ट्स के शरीर को छेदने लगे। दर्जनों बीस्ट वहीं गिर पड़े। तभी, बधाई हो आर्यन, तुमने एक आत्मिक बीस्ट को मारा है। तुम्हें 100 XP पॉइंट्स, एक अमर ऊर्जा पॉइंट और एक अमर मूल्य मिला है। आर्यन के दिमाग में हर बीस्ट के मरने के साथ सिस्टम की आवाज गूंज रही थी। भले ही आर्यन ने उन्हें नहीं मारा हो, लेकिन वो आर्यन के नेतृत्व द्वारा मारे गए थे, इसलिए उसे यह पॉइंट्स मिले। तभी उन आवाजों के बाद एक अजीब आवाज गूंजी, सिस्टम अपग्रेडेड, स्ट्राइकिंग मूल्य अब अमर मूल्य बन चुका है। ट्रू एनर्जी अब अमर ऊर्जा बन चुकी है। सिस्टम पॉइंट्स अब शॉप पॉइंट्स बन चुके हैं। इस समय आर्यन अवाक था और वो देख रहा था कि कैसे एक के बाद एक चीजों में बदलाव हो रहा था। अंत में उसने अपनी जानकारी देखी। नाम आर्यन, स्तर लेवल 3 आत्मवीर, स्किल्स टोडिंग स्किल साधारण, ड्रैगन स्लेयर तकनीक साधारण, कालमुट्टी साधारण। XP पॉइंट्स 1.5 करोड़, अमर ऊर्जा 150 पॉइंट्स, इम्मोर्टल रूट कोई नहीं, भाग्य पॉइंट्स 20, पालतू बीस्ट, आइस फायर डिवाइन बीस्ट, स्नो वाइट डिवाइन बीस्ट। सिस्टम में कई बदलाव हुए थे और पहले से बहुत कुछ बदल चुका था। आर्यन की सभी तकनीकें अब सामान्य हो चुकी थीं। पहले ये सभी डिवाइन स्टेज से ऊपर थी, लेकिन अब ये सिर्फ साधारण रह गई थी।
लेकिन कई चीजें पहले जैसी थी, जैसे स्नो वाइट और आइस फायर अभी भी डिवाइन बीस्ट थे। आर्यन ने इस बदलाव पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। गांव अभी भी खतरे में थे, भले ही ज्यादातर बीस्ट जलकर और तीरों के वारों से मर गए थे, लेकिन अभी बहुत से बीस्ट जीवित थी। हालांकि दीवार पर सैनिकों के लिए यह भी बहुत बड़ी जीत थी। तनावपूर्ण माहौल अब एक जश्न का माहौल बन चुका था। हा हा हा, हर सैनिक जोश से झूमते हुए हंस रहा था। यह उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई थी और साथ ही सबसे रोमांचक भी। छोटे दोस्त, तुम सच में कमाल के हो। हा हा हा, हमारा ये सारबंद गांव तुम्हारा बहुत आभारी है। गांव की रक्षा दल के लीडर ने आभार भरी नजरों से आर्यन को देखा। आर्यन भी खुश था। बाकी बचे बीस्ट डर से गर्जनाएं कर रहे थे। वे इधर उधर चल रहे थे। उन्हें डर तो था, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। आर्यन को दिल में बुरा एहसास हो रहा था और उसने लीडर से कहा, यह अभी खुशी मनाने का सही समय नहीं है। सभी लोगों को तैयार रहने के लिए कहो, हम आराम नहीं कर सकते। लीडर चौंका और बोला, ये बीस्ट इतना डर गए हैं कि वो अब फिर से हमला नहीं करेंगे और वापस पहाड़ों में भाग जाएंगे। कुछ और सैनिकों ने भी आर्यन की बात सुनी थी और उन्होंने कहा, हाँ वो डर गए हैं, वो निश्चित रूप से अब फिर से नहीं आएंगे। आर्यन ने कहा, ये ठीक नहीं है, वो हमला नहीं कर रहे लेकिन पीछे भी नहीं हट रहे। वो इंतजार कर रहे हैं और शायद उनका अगला हमला और भी भयंकर होगा। हम आराम नहीं कर सकते, जल्दी करो, फिर से हमले की तैयारी करो। आर्यन के दिल में एक कड़ी आशंका बढ़ रही थी। उसने कभी भी पहले ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था, लेकिन उसकी आंतरिक भावना ने उसे बताया कि यह बीस्ट किसी कारण से हमला नहीं कर रहे थे, शायद वो अपने किंग का इंतजार कर रहे थे। लीडर का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने तुरंत दूसरी ओर दौड़ते हुए कहा, जल्दी से हमले की तैयारी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। जब बाकी सैनिकों ने अपने लीडर की बात सुनी तो वो उसे अनसुना नहीं कर सके। लेकिन उन बीस्ट्स के एक हमले को रोकने के बाद सभी लोग खुश थे और पहले से ज्यादा निडर हो गए थे। कई लोग जो अभी तक गांव में ही थे चर्चा कर रहे थे, क्या उन्होंने बीस्ट के हमले को रोक दिया? कब से यहाँ के सैनिक इतने मजबूत हो गए? क्या हो रहा है? हर किसी के मन में सवाल थे। कई लोग दौड़ना छोड़कर गांव के दूसरी ओर देख रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि सप्तचर्क महाविद्यालय के लोगों ने इस हमले को रोका हो? हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, वरना उनके अलावा और कौन ऐसा कर सकता है। वहीं चाय घर के निजी कक्ष में जरगुल ने अपनी भौहें तानते हुए कहा, किसने बीस्ट्स के हमले को रोका? बालू कमरे में दौड़ते हुए आया और बोला, भाई ये गांव के सैनिक थे जिन्होंने बीस्ट्स के हमले को रोका। नामुमकिन, बीस्ट्स का झुंड इतना शक्तिशाली है, ये गांव के घटिया सैनिक इसे कैसे रोक सकते हैं? जरगुल ने बर्फीली आवाज में कहा, क्या सैनिकों के अलावा और कोई था? बालू ने कहा, दृश्य बहुत अराजक था, वहां केवल गांव के सैनिक थे और एक छोटा लड़का भी था जिसे मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन वो लड़का बस स्तर 1 का आत्मवीर है, तो ये निश्चित रूप से उससे संबंधित नहीं हो सकता। शायद इसमें काल महाविद्यालय के लोग शामिल हैं। जरगुल ने अपने मन में सोचा, एक अनजान लड़का, पर वो इन गांव के कमजोर लोगों को क्यों बचाएगा? फिर उसने क्रूरता के भाव के साथ कहा, लड़के, अगर तुमने मेरी योजना को बिगाड़ा है तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसी समय पहाड़ों की जड़ों में गहरे जंगल से एक गुस्से से भरी दहाड़ गूंजी। इस प्रचंड गर्जना से कई 100 मील दूर तक धरती थर्रा उठी। आर्यन का दिल तेजी से धड़क उठा। उसने अपने अंदर एक कंपकंपी महसूस की, वो आ गया। उसी समय दीवार पर तैनात सैनिकों के चेहरे अचानक डर से पीले पड़ गए। उनमें से एक कांपते हुए चिल्लाया, इम्मोर्टल बीस्ट, यह इम्मोर्टल बीस्ट है, इम्मोर्टल बीस्ट आ रहा है। जब इम्मोर्टल बीस्ट ये 2 शब्द उसके मुंह से निकले तो सभी सैनिक थर-थर कांपने लगे। उनका लीडर भी खुद को स्थिर नहीं रख पाया। उसकी टांगें लड़खड़ाईं और वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा। उसने कांपती आवाज में कहा, सब खत्म हो गया, इस बार तो सब खत्म हो गया। इम्मोर्टल बीस्ट एक साधारण बीस्ट जैसा नहीं था, उसमें इम्मोर्टल शक्तियां थीं और उस शक्ति के साथ वो सिर्फ एक फूंक से पूरे गांव को तबाह कर सकता था। सैनिकों का लीडर लड़खड़ाते हुए आर्यन के पास आया, उसकी आंखों में बेबसी थी। उसने कहा, भाई तुम यहाँ से भाग जाओ, इस गांव को अब कोई नहीं बचा सकता, हम इम्मोर्टल बीस्ट का मुकाबला नहीं कर सकते। उनके लिए सामान्य बीस्ट से लड़ना ही असंभव लग रहा था, लेकिन जब इम्मोर्टल बीस्ट हमला करेगा तो उनका बच पाना नामुमकिन था। आर्यन ने दीवार पर खड़े सैनिकों की तरफ देखा। उनके चेहरे पर डर और हार के भाव थे। उसने अपनी आवाज को गहराई से उठाया और गरजते हुए कहा, सभी खड़े हो जाओ और अपने पीछे देखो। दीवार के नीचे गांव के अंदर कुछ छोटे बच्चे, कमजोर महिलाएं और बूढ़े लोग अपना सिर उठाकर दीवार पर खड़े सैनिकों की ओर देख रहे थे। वो उनके परिवार थे जिनकी रक्षा के लिए ये सैनिक खड़े थे। आर्यन ने कहा, अपने परिवार को देखो, अपने घर को देखो, एक सैनिक नहीं तो एक जिम्मेदार आदमी होने के नाते भी तुम लोगों को अपने परिवार की रक्षा करनी होगी। इम्मोर्टल बीस्ट हो या कोई और, अगर आसमान भी गिरे तो उसे भी थामने का जिगरा रखो। आर्यन की आवाज में ऐसा जोश था जो हार चुके दिलों को भी उत्साह से भर दे।
उसी समय एक 5-6 साल की बच्ची, जिसके चेहरे पर कालिक लगी थी, दीवार की ओर देखती हुई लीडर से बोली, पिताजी आप हिम्मत मत हारना, मैं और माँ यहीं आपका इंतजार कर रहे हैं। उसके बगल में एक नकाब पहने महिला अपने हाथ में तेल का एक कनस्तर पकड़े खड़ी थी। उसने लीडर की ओर देखा और गंभीरता से सिर हिलाया। गांव के बाकी लोग भी दीवार की ओर नजरें करके खड़े थे। वो सब सैनिकों की ओर ताक रहे थे। उनकी आंखों में विश्वास और अपील थी। ये हर आदमी का कर्तव्य था अपने घर की रक्षा करना। सैनिकों के अंदर नया जोश भरने लगा। लीडर ने गहरी सांस ली और कहा, छोटे भाई अब हमें बताओ कि क्या करना है, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर मरना ही है तो मरेंगे, लेकिन इन बीस्ट्स को रोककर मरेंगे। हम भी तुम्हारे साथ हैं। हाँ, हम सब मिलकर इस इमोर्टल बीस्ट का सामना करेंगे। सबके दिलों में एक नई आग जल चुकी थी। उनके दिलों में जलती लड़ाई की ज्वाला से उनका डर अब गायब हो चुका था। उसी पल आर्यन के दिमाग में सिस्टम की एक और आवाज गूंजी, आर्यन बधाई हो, तुम्हारी नेतृत्व तकनीक का एक स्तर बढ़ गया है। स्किल, नेतृत्व तकनीक, स्तर लेवल 2, विवरण, मनोबल में 100% वृद्धि और इनाम का 5वां हिस्सा। आर्यन हल्के से मुस्कुराया और लीडर से बोला, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी करो और तैयारी में जुट जाओ। उसी समय आर्यन के दिमाग में व्यासदेव की आवाज गूंजी, आर्यन तुम लोग इमोर्टल बीस्ट को रोक नहीं पाओगे और ये बीस्ट पहले ही गुस्से में है। इसे रोक पाना असंभव है। तुम्हारे पास अभी भी थोड़ा वक्त है। सबसे अच्छा यही होगा कि गांव के लोगों को यहाँ से निकाल दो। तुम्हारे पास भागने का समय है, वरना। आर्यन ने उनकी आवाज को काटते हुए कहा, मैं आर्यन कभी नहीं भागता। आर्यन भागकर पहले भी एक बार पछता चुका था। अब उसने ठान लिया था कि वो कभी नहीं भागेगा। वैसे वो व्यासदेव की मदद ले सकता था, लेकिन उसने उसकी मदद नहीं मांगी। व्यासदेव अमर महल के 19 एल्डर्स में से एक थे और वो शक्तियों के मामले में एक शून्यवीर थे। यदि वो चाहते तो केवल एक बार में इस इमोर्टल बीस्ट को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो समय से बंधे हुए इंसान थे। उनका मानना था हर घटना समय के साथ बंधी हुई है और वो दिल से चाहते थे कि आर्यन ना भागे और चुनौती का सामने करे, क्योंकि उनका शुरू से ही मानना था एक डीमन स्लेयर को रक्षा की नहीं बल्कि रक्षक बनने की जरूरत थी। गहरे जंगल ही हर दिशा से लगातार भारी आवाजें आ रही थीं। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, हर दिशा से पेड़ उखड़ते जा रहे थे। धरती कांप रही थी और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन को चीरकर एक विशाल प्राणी बाहर निकला। ये प्राणी कम से कम 50 मीटर ऊंचा था और उसकी आभा मात्र से पूरा जंगल कांपने लगा। आर्यन की आंखों में एक अनोखी चमक थी। उसने देखा कि उस इमोर्टल बीस्ट के शरीर पर एक सुनहरी रोशनी चमक रही थी। उसने अपनी मुट्ठियों को कसते हुए कहा, ये तो एक किंग बीस्ट है। एक बीस्ट, किंग बीस्ट जब कहलाता था तब वो 1000 से अधिक बीस्ट्स का नेतृत्व करता था। उनके शरीर पर एक सुनहरी रोशनी चमकती थी। और एक एम्परर बीस्ट 10,000 से अधिक बीस्ट्स का नेतृत्व करता था और उनके शरीर पर एक सफेद रोशनी चमकती थी। आर्यन ने भीतर ही भीतर उत्तेजना महसूस की। मेरा पहला किंग बीस्ट। उसी समय सैनिकों के लीडर ने आर्यन के पास आकर चिंतित स्वर में कहा, यह एक इमोर्टल बीस्ट है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी इमोर्टल शक्ति के आगे बड़े बड़े योद्धा हार मान लेते हैं। आर्यन मुस्कुराया और बोला, जितना अधिक मजबूत उतना ही मजेदार। फिर उसने लीडर से कहा, बीस्ट एक बार फिर से हमला करने वाले हैं। अपने सैनिकों को तैयार रखो। जब तक बीस्ट हमारे दायरे में ना आ जाएं, हमला मत करना। और सुनो, इस बार हमें एक नजदीकी लड़ाई लड़नी होगी। आर्यन जानता था अब इमोर्टल बीस्ट के प्रकट होने से सभी बीस्ट का साहस बढ़ जाएगा और इस बार वो और भी भयंकर हमला करेंगे। लीडर ने गंभीर स्वर में सिर हिलाया और तुरंत तैयारियां शुरू कर दीं। आधे घंटे बाद सब तैयार थे। इमोर्टल बीस्ट हजारों बीस्ट्स की सेना के साथ दीवार की ओर बढ़ रहा था। उसने अपने हाथों में एक विशाल पेड़ को उठा रखा था। अचानक उसने वो पेड़ उठाकर पूरी ताकत से दीवार की ओर फेंक दिया। ये देखकर दीवार पर मौजूद सैनिकों के बीच अफरा तफरी मच गई। अब क्या करें? अगर दीवार गिरी तो सब खत्म हो जाएगा। आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर को बाहर निकाला, जिसकी ब्लेड काली आभा से चमक रही थी। वह हल्का सा कांप रहा था। शायद प्राचीन सम्राट ब्लडलाइन को निगलने और अमर द्वीप पर आने के बाद उसमें भी नया उत्साह जाग उठा था। फिर आर्यन ने गरजते हुए कहा, इस पेड़ को मैं संभाल लूंगा, तुम लोग मेरे इशारे का इंतजार करो। इसके बाद उसने छलांग लगाई और दीवार के पार कूद गया। सभी सैनिक उसकी इस हरकत को देखकर दंग रह गए। यह क्या कर रहा है? क्या ये पागल हो गया है? उन सैनिकों के लीडर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन क्या करना चाहता था। उसकी नज़र में वो बस एक साधारण सा आत्मवीर था, लेकिन कहीं न कहीं उसे आर्यन पर भरोसा था। इसलिए उसने आदेश देते हुए कहा, अपने काम पर ध्यान दो। आग के गोले और गुलेल तैयार रखो। आर्यन बिजली की गति से एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। उसके कदम एक तेंदुए जैसे तेज थे। पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर चढ़कर उसने शाखा का सहारा लिया और ऊपर की ओर उछलते हुए बोला, चांदनी कदम।
पलक झपकते ही वो 2000 फुट की ऊंचाई पर गांव की ओर जाते पेड़ के पास पहुंच गया। उसने तुरंत ड्रैगन स्लेयर को घुमाया। ड्रैगन कट, एक खतरनाक शक्ति कट ने पेड़ को कई हिस्सों में काट दिया। कटे हुए पेड़ के टुकड़े सीधे बीस्ट्स की सेना पर गिरे। उनकी पंक्तियां बिखर गईं, परंतु इस दौरान आर्यन का संतुलन बिगड़ गया और वो भी बीस्ट्स की सेना के बीच जमीन पर गिर पड़ा। आखिर क्या होने वाला है आर्यन की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ सिर्फ हमारे चैनल रोज बस पर। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM को, और दोस्तों वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लग रहा है। सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके YouTube चैनल स्टोरी बाय DK FM, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर हैं, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल YouTube चैनल स्टोरी बाय DK FM, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर है, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? गाइस, आज सिर्फ एक ही चैप्टर आया है, आप चाहो तो जाके चेक कर सकते हो पॉकेट नोवेल पर। खेद के लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलो अब कहानी में वापस चलते हैं। आकाश में उड़ते हुए आर्यन, जो अभी अभी लेवल 3 का आत्मवीर बना था, अपनी शक्तियों को संभाल नहीं पाया। उसका संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे बीस्ट्स के बीच गिर पड़ा। लीडर, अब क्या करें? वो ये देखकर गांव की दीवार पर खड़े सभी सैनिक घबरा गए। आर्यन उन खतरनाक बीस्ट के झुंड के बीच में गिर पड़ा था। अब क्या किया जाए? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी सैनिक घबराए हुए अपने लीडर की ओर देखने लगे। लीडर का चेहरा भी गंभीर हो गया। उसने कहा, लड़के, अगर तुम ना होते तो हमारा गांव कब का मिट्टी में मिल चुका होता। हम सब तुम्हारे कर्जदार हैं। लेकिन उसने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, हमें अपने गांव के बारे में भी सोचना होगा। ये कहते हुए लीडर ने आदेश दिया, सभी ध्यान से सुनो, जैसे ही ये बीस्ट हमारे हमले की सीमा में आए तुरंत आग बरसा देना। हर कोई स्तब्ध था। सबका दिल टूट गया, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल सका क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। बीस्ट की भीड़ के बीच में चारों ओर से आर्यन को घेरते हुए बीस्ट अपनी जीभें लपलपा रहे थे। उनकी आंखों में क्रूरता और आक्रामकता चमक रही थी। जैसे ही वो उसकी ओर झपटे, आर्यन ने अपने भीतर की शक्ति को जगाया। सोलस्टम तकनीक। आर्यन की शक्तियां तुरंत 16 गुना बढ़ गई। उसने ड्रैगन स्लेयर को कसकर पकड़ा और वो पागलों की तरह वार करने लगा। ड्रैगन स्लेयर का हर वार मानो उन्मत्त होकर बीस्ट को टुकड़ों में बांट रहा था। हर वार बेहद घातक था, लेकिन बीस्ट अनगिनत थे। वो एक के बाद एक आते रहे और इतनी संख्या में थे कि उन्होंने आर्यन को पूरी तरह घेर लिया। आर्यन बड़ी मुश्किल से उनका सामना कर पा रहा था। दूसरी ओर सप्तचक्र महाविद्यालय के 5 लोग दीवार पर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। उन्होंने बीस्ट्स की भीड़ के बीच संघर्ष करते हुए आर्यन पर नजर डाली। अपनी क्षमता से अधिक समझता है, जरगुल ने हंसते हुए कहा। उसके इन शब्दों के साथ ही बाकी सब हंसने लगे। लीडर ने जब जरगुल और उसके साथियों को दीवार पर देखा तो उसने तुरंत निवेदन किया, महोदय, कृपया उसे बचाइए। सप्तचक्र महाविद्यालय पूरे तरंग महाद्वीप का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान था। वहां का हर छात्र एक विशेष प्रतिभा था और महान योद्धा माना जाता था। उन्हें देखकर ही सैनिकों की उम्मीद बंध गई कि वो इन बीस्ट से गांव और आर्यन को बचा लेंगे। पर जरगुल ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, उसे बचाएं? क्या वो हमारा कोई रिश्तेदार है? साथ खड़े बाकी छात्र जोर जोर से हंसने लगे। सैनिकों के लीडर ने अपनी विनती जारी रखी, महोदय, आप सप्तचक्र महाविद्यालय के न्यायप्रिय योद्धा हैं। क्या आप ऐसे ही किसी को बीस्ट के बीच मरते हुए देख सकते हैं? जरगुल ने उपेक्षा भरी नजरों से कहा, किसने कहा कि सप्तचक्र महाविद्यालय के छात्र हमेशा न्याय के लिए खड़े होते हैं? फिर उसने व्यंग्य से कहा, अगर तुम चाहते हो कि हम उसे बचाएं तो ठीक से भीख मांगो। अगर इमोर्टल बीस्ट का सवाल ना होता तो वो कभी भी इस गांव जैसी छोटी जगह पर नहीं आता। बालू ने हंसते हुए कहा, घुटनों के बल बैठ जाओ, देवताओं के सामने झुकने की कला सीखो। तुम लोगों के लिए हम भगवान हैं, तो अपने भगवान के सामने ठीक से झुकना सीखो। लीडर ने अपने गांव की तरफ देखा। आर्यन उनके लिए एक उद्धारक था।
अगर वो ना होता तो उनके परिवार कब का इन खतरनाक बीस्ट का शिकार बन चुके होते। वो अपने घुटनों के बल बैठ गया। उसके साथ ही दीवार पर मौजूद अन्य सैनिक भी झुक गए। ये देखकर उनके परिवारों के सभी लोग भी घुटनों पर बैठ गए। लीडर ने विनती करते हुए कहा, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। जरगुल के एक और साथी ने जोर से ठहाका लगाते हुए कहा, बस घुटने टेकने से काम नहीं चलेगा, सिर झुकाकर भीख मांगो। लीडर ने बेबस होकर जमीन पर सिर झुका लिया और उसने कहा, मैं विनती करता हूँ, कृपया हमारी सहायता करें। आप एक महान योद्धा है, अगर आप चाहे तो मैं अपनी नाक भी जमीन पर रगड़ सकता हूँ, लेकिन बस आप उसे बचा लीजिए। जरगुल ने एक ठंडी मुस्कान के साथ व्यंग्य किया, वाह, नाक रगड़ना चाहते हो? मैंने आज तक किसी को अपनी नाक रगड़ते हुए नहीं देखा। चलो आज ये दृश्य भी देख लेते हैं, मगर इसके साथ तुम्हें अपना माथा भी फोड़ना होगा। अगर तुम ये कर सके तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। ये साफ था वो लोग बस उनके साथ खेल रहे थे। आर्यन को बचाने की बात, ये तो उनके दिमाग में कभी आया ही नहीं था। एक अन्य सैनिक जो इस तमाशे से बेहद आहत था, उठ खड़ा हुआ और गुस्से में चिल्लाया, आप लोग इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं? क्या आप जैसे लोग सप्तचक्र महाविद्यालय के विद्यार्थी कहलाने के लायक हैं? ये सुनकर जरगुल का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी पांचों उंगलियां एक खास गति से चलीं और उसकी उंगलियों से एक अदृश्य शक्ति निकलकर उस सैनिक की गर्दन को जकड़ने लगी। तुम जैसे कीड़े की हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? उसने बर्फ जैसे ठंडे स्वर में कहा। उसकी उंगलियां कस गईं और सैनिक की गर्दन इतनी बुरी तरह मरोड़ी गई कि उसका सिर पीछे की ओर पलट गया। पूरा गांव इस क्रूरता को देखकर स्तब्ध रह गया। हर कोई अपनी तलवारें निकालने लगा। बालू ने ठंडे स्वर में कहा, क्या हुआ? लड़ना चाहते हो? अगर मरने का शौक है तो आओ। सप्तचक्र महाविद्यालय को महाविद्यालय इसलिए कहा जाता था क्योंकि वहां के विद्यार्थी खुद को देवता और सम्राट मानते थे। इस गांव के कमजोर लोगों की ओर देखना तो दूर, उन्होंने तो कभी इन जैसे लोगों को इंसान भी नहीं समझा। लीडर ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, हर कोई शांत हो जाओ। बालू ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? तुम जैसे कीड़ों को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। मेरे पास अगर आज कोई जरूरी काम ना होता तो तुम सब अब तक मर चुके होते। उसके चेहरे पर घोर अहंकार झलक रहा था। इस बीच जरगुल ने आगे बढ़ते हुए कहा, उस लड़के ने हमारी योजना खराब कर दी। इसे मरने देना ही इसके पिछले 8 जन्मों की कमाई हुई किस्मत है। लीडर को जरगुल के इरादों पर संदेह हुआ। वो अब तक समझ चुका था कि यह सप्तचक्र महाविद्यालय के लोग यहाँ केवल इम्मोर्टल बीस्ट के लिए आए थे। फिर भी वो खुद को पूछने से रोक नहीं सका। आपकी योजना? बालू ने शातिर मुस्कान के साथ कहा, हमारी योजना थी कि उस इम्मोर्टल बीस्ट को इस गांव में लाया जाए और यहीं उसका अंत कर दिया जाए। ये सुनकर एक छोटी बच्ची ने डरते हुए पूछा, अगर इम्मोर्टल बीस्ट गांव में आया तो हमारा क्या होगा? ये सुनकर जरगुल और उसके साथियों ने जोर से ठहाका लगाया। हा हा हा। जरगुल ने क्रूरता से उस बच्ची की ओर देखा और कहा, तुम जैसे कीड़ों की जिंदगी का हम पर कोई असर नहीं पड़ता। बिल्कुल सही, हमारी नज़र में तुम इंसान ही नहीं हो। हा हा हा। गांव के लोग जो सप्तचक्र महाविद्यालय के लोगों को अब तक श्रद्धा से देखते थे, अब उनसे नफरत करने लगे थे। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वे कमजोर थे, निर्बल थे। इस संसार में केवल ताकतवर की ही पूजा होती थी, कमजोरों को कुचल दिया जाता था। लीडर के दिल में गहरा दर्द हो रहा था। उसने आर्यन की ओर देखा जो अभी भी उन बीस्ट की भीड़ में संघर्ष कर रहा था। लीडर ने मन ही मन कहा, मुझे माफ करना। गांव में क्या हो रहा था इसका आर्यन को कोई अंदाजा नहीं था। वह खुद खून से लथपथ था। अनगिनत बीस्ट के भयंकर वारों को झेलते हुए वह बुरी तरह घायल हो चुका था, लेकिन वो अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों में एक आग थी, एक ऐसा जज्बा जो उसे बिना थकान के लगातार लड़ते रहने के लिए प्रेरित कर रहा था। आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, कोई रास्ता नहीं, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, फिर से कोशिश करूँगा। वो बीस्ट की भीड़ में लगातार संघर्ष कर रहा था। उसके दिमाग में लगातार सिस्टम की आवाज़ गूंज रही थी। आर्यन ने फौरन अपनी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कहा, शैडो क्लोन तकनीक। अचानक आर्यन के 16 क्लोन प्रकट हुए, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उन क्लोन के साथ एक नई शक्ति जुड़ चुकी थी। प्रत्येक के पास 100 पॉइंट की एचपी दिख रही थी। पहले अगर उन्हें हल्की सी चोट भी लगती तो वो गायब हो जाते थे, लेकिन अब वे थोड़ी देर तक टिक सकते थे। आर्यन ने गरजते हुए कहा, मारो। उसके सभी 16 क्लोन तुरंत बीस्ट की भीड़ पर टूट पड़े। उन क्लोनों को बीस्ट का हमला झेलता देखकर आर्यन को थोड़ी राहत मिली। उसने चैन की सांस ली, लेकिन रुकना उसका स्वभाव नहीं था। आर्यन ने फिर से अपनी ऊर्जा केंद्रित की और फौरन अगली तकनीक का इस्तेमाल किया, चांदनी कदम। वह जमीन से कुछ मीटर ऊपर उछला। उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन इतना काफी था कि वो बीस्ट्स के घेराव से बाहर आ सके। वो अब तक जिंदा है। लीडर की आंखें चौड़ी हो गईं। सभी सैनिक भी उत्साहित हो गए।
हालांकि वो सोच रहे थे कि आर्यन, जो एक स्तर 1 का आत्मवीर था, अब तक कैसे बीस्ट की भीड़ के बीच जिंदा बचा था। ये पूरी तरह से असंभव लग रहा था। आर्यन ने दौड़ते हुए चिल्लाया, तैयार रहो, हमला करो, हमला करो। लीडर ने ये सुनते ही आदेश दिया, भाइयों तैयार हो जाओ, तेल के डिब्बे गुलेलों पर चढ़ाओ। तुरंत उसके आदेशों का पालन किया गया और तेल के जलते हुए डिब्बे आसमान से उल्कापिंडों की तरह गिरने लगे। आर्यन ने हंसते हुए कहा, और करीब आओ, फिर से कोशिश करो, मुझे मारो। वो आग की लपटों से बचते हुए दौड़ता रहा। इस दौरान उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज़ लगातार गूंज रही थी। उसके सभी पॉइंट्स तेजी से बढ़ रहे थे। दूसरी ओर जरगुल का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसे ये देखकर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि आर्यन ने उनके जाल से बाहर निकलने की हिम्मत की थी। वो गुस्से में बोला, ये तुच्छ लड़का, ये जिंदा कैसे बच सकता है। गांव की सुरक्षा दीवार पर लीडर ने चिल्लाया, हमला जारी रखो, तीरंदाजों को तैयार करो, आग लगाओ। आर्यन अब गांव के और करीब आ चुका था। लीडर की आंखों में खुशी झलक रही थी। शाबाश लड़के, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। दूसरी तरफ आर्यन चिल्ला रहा था, आओ और करीब आओ, मुझे पकड़ने की कोशिश करो। बीस्ट धीमे हो रहे थे, लेकिन फिर भी आर्यन का पीछा कर रहे थे। वहीं जरगुल उसे घूर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि आर्यन बच जाएगा। इससे उसे रह रहकर गुस्सा आ रहा था। बालू चिंतित स्वर में बोला, भाई, अगर सैनिकों ने इन बीस्ट्स को पीछे धकेल दिया तो क्या होगा? अगर वो इमोर्टल बीस्ट गांव में नहीं आया तो वो हमारे जाल में कैसे फंसेगा? उन्होंने गांव के बीचों बीच एक विशेष संरचना स्थापित की थी। ये संरचना इमोर्टल बीस्ट को फंसाने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि उसे मारने के लिए पहले इस दायरे में खींचना जरूरी था। केवल तभी ही इमोर्टल रूट को उसके शरीर से अलग करने का समय मिल सकता था। इमोर्टल बीस्ट को सीधे मारा नहीं जा सकता था, केवल इमोर्टल रूट को अलग करने से ही उसे कमजोर करके मारा जा सकता था। जरगुल ने अपनी आंखें छोटी करके एक ठंडी आवाज में कहा, कोई जल्दी नहीं है। ये लड़का बस एक स्तर 3 का आत्मवीर है। यहाँ तक कि यह सभी सैनिक भी नहीं टिक सकते। बालू ने सवाल किया, लेकिन बड़े भाई, अगर वो इससे बच गए और अगर इमोर्टल बीस्ट को इन्होंने भगा दिया तो हम क्या करेंगे? हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। हाँ, हमें इस बार हर हाल में सफल होना होगा, वरना सप्तचक्र महाविद्यालय में हमारी कोई जगह नहीं रहेगी। जरगुल कुछ पल के लिए चुप रहा और फिर गंभीरता से बोला, पारस, बालू, तैयार हो जाओ। हमें हर हालत में इमोर्टल बीस्ट को गांव में आकर्षित करना होगा। पारस के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा, भाई, मैं समझ गया कि क्या करना है। आखिर क्या होने वाला है? आर्यन की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ सिर्फ हमारे चैनल रोज बस पर। धन्यवाद। प्लीज़ एक लाइक तो। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? चलो, आज 2 एपिसोड आए हैं। चलो अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। आर्यन तेजी से गांव की सुरक्षा दीवार की ओर भाग रहा था। उसकी आवाज़ हंसी से गूंज रही थी, आओ, मेरा पीछा करो, आगे बढ़ो, हिम्मत है तो पकड़ लो मुझे। हा हा हा। पीछे से बीस्ट गुस्से में गर्जना कर रहे थे। उनके कदमों की गूंज से धरती कांप रही थी। आर्यन ने सैकड़ों बीस्ट मार दिए थे, फिर भी जो बीस्ट जीवित थे उन्होंने हार नहीं मानी। वो आर्यन के पीछे पागलों की तरह दौड़ रहे थे। अचानक आसमान में अंधेरा छा गया। आर्यन ने ऊपर देखा और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने हल्की आवाज़ में कहा, भाई, मुझसे गलती हो गई। सच में मुझे बहादुर बनने का नाटक नहीं करना चाहिए था। एक विशाल काली छाया ने पूरे आकाश को ढक लिया। ऐसा लगा जैसे एक बड़ा पहाड़ नीचे गिरने वाला हो। ये इमोर्टल बीस्ट था। उसका शरीर एक विशालकाय पर्वत जैसा था। उसकी पूरी काया मोटे और कठोर कवच से ढकी हुई थी, जैसे पत्थरों से बनी हो। उसकी पीठ पर एक चमचमाती हुई ब्लेड थी जो किसी भी क्षण मौत बरसा सकती थी। आर्यन के सामने खड़ा इमोर्टल बीस्ट अपनी जलती हुई लाल आंखों से उसे घूर रहा था। उसका गुस्सा आसमान को चीर रहा था। दीवार पर खड़े लीडर ने तुरंत आदेश दिया, इमोर्टल बीस्ट आ गया है। सभी तीरंदाज अपना निशाना साधें, पूरी ताकत से हमला करो। तीरों की बौछार शुरू हो गई, लेकिन तीर उस इमोर्टल बीस्ट के कवच से टकराकर टूट जाते। उसका शरीर पत्थर की दीवार जैसा था, जिस पर एक खरोंच भी नहीं आई। लीडर की आंखों में चिंता थी। उसने कहा, अब सब खत्म हो गया। दीवार के पास खड़ा जरगुल ठहाके मारकर हंसा, तुम सब मूर्ख हो। क्या सोचते हो कि तुम इमोर्टल बीस्ट को इन तीरों से मार दोगे? हाँ, तुम सब तुच्छ चींटियों जैसे हो। तुम्हारी ये हिम्मत तो बस मजाक है। उसके शब्दों से सभी सैनिकों का गुस्सा बढ़ गया। वहीं जैसे ही आर्यन के कानों तक ये बात पहुंची तो वह चिढ़ गया। उसने गुस्से में कहा, कौन है जो इतना बकवास कर रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी को अभी ठिकाने लगाना पड़ेगा। जरगुल ने ठंडी हंसी के साथ कहा, ये मैं हूँ, तुम्हारा पूर्वज। आर्यन ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। जरगुल के कपड़ों पर सप्तचक्र महाविद्यालय का प्रतीक चमक रहा था, जिसे देखते ही आर्यन की आंखों में गुस्सा चमकने लगा और उसने कहा, सप्तचक्र महाविद्यालय से तो केवल काय ही निकलते हैं।
ये सुनकर जरगुल का चेहरा तमतमा उठा। उसने कहा, लगता है तुझे मरने की बहुत जल्दी है। आर्यन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, हाँ मरने की इच्छा तो है। अगर हिम्मत है तो आ और मुझे काट के दिखा, अगर नहीं कर सकता तो चुपचाप एक कुत्ते की तरह अपनी जगह पर खड़ा रहा। जरगुल ने गुस्से में कहा, तूने क्या मुझे बेवकूफ़ समझा है? मुझे पता है कि तू मुझे उकसाकर उस इमोर्टल बीस्ट से लड़वाना चाहता है। आर्यन ने उपहास के साथ कहा, तू नहीं आ सकता तो ज़्यादा मत बोल, मुझे पता है तेरी कोई औकात नहीं है। इमोर्टल बीस्ट अचानक से हरकत में आ गया। उसकी इस हरकत से जमीन हिलने लगी। तभी आर्यन के पास खड़ा एक बीस्ट जलकर राख हो गया। उसी समय आर्यन के दिमाग में एक आवाज़ गूंजी, आर्यन तुमने एक आत्मिक बीस्ट को मारा है। तुम्हें 110 एक्सपी पॉइंट्स, एक अमर ऊर्जा और एक अमर मूल्य मिला है। बधाई हो आर्यन, तुम्हारी शक्तियों का स्तर एक लेवल बढ़ गया है। वर्तमान स्तर आत्मवीर लेवल 4। बधाई हो आर्यन, तुम्हें एक विशेष पुरस्कार मिला है। इसके साथ ही आर्यन को एक चमकता हुआ सुनहरा बॉक्स दिखा, जिसे उसने झट से खोल दिया। बधाई हो आर्यन, तुम्हें 100 बोध अंक, 10 भाग्य मूल्य और 10 आकर्षण अंक प्राप्त हुए हैं। आर्यन की नज़र जैसे ही बोध अंक के विवरण पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठी और उसने कहा, बोध अंक, चलो देखते हैं कि इनसे मेरी शक्तियों पर कितना असर पड़ता है। उसने जोर से चिल्लाया, शैडो क्लोन। अगले ही पल आसमान और जमीन आर्यन के क्लोनों से भर गए। हजारों नहीं बल्कि लाखों आर्यन। उसका हर क्लोन जैसे कह रहा हो, अब बच के दिखाओ। आर्यन ने अपने जीवन में पहली बार ऐसी अनुभूति की थी। पहले वो अपने दिमाग में केवल 16 क्लोन बनाने का प्रयास कर पाता था, लेकिन अब मानो किसी बांध से पानी फूट पड़ा हो। 10,000 टन पानी बहने लगा। आर्यन के मस्तिष्क में अब इतनी सारी बातें और तस्वीरें उभर आईं, जैसे आकाश और धरती के हर कोने में बस वही हो। हर जगह आर्यन ही आर्यन था। सामने सुरक्षा दीवार पर खड़े सैनिक दंग रह गए। सप्तचक्र महाविद्यालय के 5 विद्यार्थी, जो हमेशा अपनी शक्ति और घमंड का प्रदर्शन करते थे, स्तब्ध खड़े थे। यहाँ तक कि अंधकार में छिपे काल महाविद्यालय के 5 लोग भी चौंक गए। ये क्या हो रहा है? सैनिकों के लीडर ने उत्तेजित होकर चिल्लाया, क्या लड़का है, गजब का हुनर है। ये तो बिल्कुल बेकाबू है। हा, इतना जबरदस्त है कि इसे रोक पाना नामुमकिन है। अब हमें इन घटिया सप्तचक्र और काल महाविद्यालय के लोगों की मदद लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह अकेला ही काफ़ी है। आर्यन के अनगिनत क्लोन, जो पूरे क्षेत्र में फैल गए थे, अनजाने में ही सभी के गुस्से और प्रतिशोध की भावना का माध्यम बन गए। सप्तचक्र महाविद्यालय के घमंडी छात्रों का आचरण सैनिकों को खटक रहा था, लेकिन अब आर्यन ने उनकी उम्मीदें जगा दी थीं। लीडर ने जोर से कहा, लड़के, उस इमोर्टल बीस्ट को खत्म कर दो। हा। उस पल जरगुल की भौहें तन गईं। पारस तुरंत बोल पड़ा, भाई अब क्या करें? ये लड़का कौन सी कला का अभ्यास कर रहा है? इतने सारे प्रतिरूप तो मैंने कभी नहीं देखे। बालू ने बेचैन होकर बोला, भाई इस पर बाद में सोचेंगे, अभी सबसे ज़रूरी है उस इमोर्टल बीस्ट को मारकर उसकी इमोर्टल रूट हासिल करना। अगर ये लड़का पहले रूट ले गया तो? तीसरा लड़का अहल गुस्से से बोला, हमें पहले इस लड़के को खत्म करना होगा। इमोर्टल बीस्ट का मतलब था इमोर्टल रूट। इमोर्टल रूट एक शक्ति थी, एक ऐसी दिव्य शक्ति जो किसी की शारीरिक और मानसिक शक्तियों को पूरी तरह से बदल सकती थी। अगर एक लेवल 9 के आत्मवीर को एक उद्यमवीर बनना था तो उसे कम से कम लेवल 2 की इमोर्टल रूट चाहिए होगी। बिना इमोर्टल रूट के चाहे कोई कितनी ही कोशिश क्यों ना करे, अगले स्तर पर पहुंचना नामुमकिन था। अगर किसी को इमोर्टल बीस्ट नहीं मिलता तो वो साधना के माध्यम से खुद की इमोर्टल रूट बनाकर भी अगले स्तर पर पहुंच सकता था, मगर बिना इमोर्टल रूट के अगले स्तर पर पहुंचना असंभव था। लेकिन इन्हें हासिल करना अत्यंत दुर्लभ था। चाहे कोई भी तरीका हो, जैसे जैसे स्तर बढ़ता, इमोर्टल रूट को पाना और कठिन होता जाता। यहाँ तक कि अमर महल के सर्वश्रेष्ठ योद्धा भी उच्च श्रेणी की रूस के बिना आगे नहीं बढ़ सकते थे। व्यासदेव को अब तक 6 इमोर्टल रूट मिली थी और वो महज एक मूल वीर थे। जहाँ तक वादान की बात है, वो भी अब तक केवल 7 इमोर्टल रूट हासिल कर सका था और वो अभी भी एक स्वर्गवीर था। जरगुल और उसके साथी, जो अभी बस लेवल 9 के आत्मवीर थे, इस इमोर्टल बीस्ट को किसी भी कीमत पर पाने के लिए दृढ़ थे। जरगुल ने जल्दी से अपनी योजना तैयार की और उसने ठंडे स्वर में कहा, यह इमोर्टल रूट हमारी है और हम इसे किसी भी कीमत पर लेकर रहेंगे। जल्दी सब तैयार हो जाओ। बालू और पारस, तुम दोनों इस लड़के का ध्यान रखना। अहल और अमीश, तुम दोनों काल महाविद्यालय के लोगों पर नजर रखो, वो भी हरकत करेंगे। जरगुल जानता था कि वो एक 9वें लेवल का आत्मवीर है। अगर उसे उद्यमवीर बनना है तो उसे दूसरे लेवल की इमोर्टल रूट चाहिए होगी, और इस बीस्ट की इमोर्टल रूट दूसरे लेवल की ही थी। दीवार के नीचे आर्यन ने खुशी से चिल्लाकर कहा, हाँ आखिरकार मुझे समझ में आ गया, ये बोधन तो कमाल की चीज़ है। यह अद्भुत है। सिस्टम, तुमने तो गजब कर दिया। आर्यन का खून उबाल मार रहा था। उसकी आंखें उस इमोर्टल बीस्ट पर जमी थीं, जो एक विशाल पेंगोलिन जैसा दिखता था।
आर्यन ने जोर से कहा, चल बेटा, अब तेरे बाप की बारी है, खत्म कर दो इसे। हाँ, आर्यन के आदेश पर उसके अनगिनत प्रतिरूप पागलों की तरह इम्मोर्टल बीस्ट की ओर दौड़ पड़े। अबे कमीने, अब मेरी बारी है तुझे पीटने की। आर्यन गुस्से में चिल्लाया, मार डालो इसे चूर चूर कर दो, मैं तुझे इंसानों से मार डालूंगा, संख्या में मुकाबला करना चाहता है, आ जा, बुला ले अपनी पूरी बीस्ट की सेना। गहरे जंगल में आर्यन के सैकड़ों हजारों क्लोन्स ने उस इम्मोर्टल बीस्ट को चारों तरफ से जकड़ लिया था। हर इंच पर आर्यन के क्लोन थे, जिनके कारण इम्मोर्टल बीस्ट का असली रूप दिखाई देना मुश्किल हो गया था। दूर खड़े आत्मिक बीस्ट का झुंड इस दृश्य को देखकर कांपने लगे। उनकी टांगें लड़खड़ाने लगी और वे अपनी जान बचाने के लिए पर्वत की ओर भाग गए। आर्यन ने हंसते हुए कहा, ये तो बहुत ही चालाक निकले, अपने मालिक को छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग गए। मानना पड़ेगा, यहाँ के तो बीस्ट भी समझदार हैं। वास्तव में अमरद्वीप के बीस्ट दक्षिणी तरंग महाद्वीप के बीस्ट से न केवल शक्तिशाली थे, बल्कि समझदारी के मामले में भी आगे थे। यहाँ के बीस्ट की तुलना में दक्षिणी तरंग महाद्वीप के बीस्ट बिल्कुल बुद्धू थे। और ये इम्मोर्टल बीस्ट, तेरे पालतू कुत्ते तो भाग गए, अब तेरा क्या होगा, कल लुका लिया। आर्यन हंकारी स्वर में चिल्लाया। भले ही आर्यन के क्लोन ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, लेकिन वो संख्या में बहुत ज्यादा थे और चींटियों के झुंड की तरह इम्मोर्टल बीस्ट के शरीर पर लिपटे हुए थे। वैसे इतने सारे क्लोन होने के कारण आर्यन की अमर ऊर्जा भी तेजी से घट रही थी। इसी कारण वो अपनी किसी और तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। हालांकि उसके पास केवल 150 अमर ऊर्जा पॉइंट्स थे, लेकिन एक अमर ऊर्जा पॉइंट भी 100,000 ट्रियो एनर्जी पॉइंट्स के बराबर था। एक अंधेरे कोने में व्यासदेव के चेहरे से मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत ही बढ़िया लड़के, मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे पास ऐसी कोई तकनीक होगी। वैसे ये कौन सी तकनीक है? क्या ये सिंह परिवार की कोई गुप्त तकनीक है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। शून्य ड्रैगन ब्लड, सिंह वंश के पहले पूर्वज के पास भी शून्य ड्रैगन ब्लड था। कुछ तो तुम दोनों में सामान्य है। हा, सिंह परिवार भी कमाल का है। अचानक इम्मोर्टल बीस्ट गुस्से में कांप उठा और उसने अपने शरीर से आर्यन के दर्जनों क्लोन को झटक दिया। आर्यन की आंखें चमकी, लेकिन उसने बिना देर किए आदेश दिया, और क्लोन्स आगे बढ़ो। क्लोन चींटियों की तरह उस इम्मोर्टल बीस्ट पर टूट पड़े। इम्मोर्टल बीस्ट की मोटी कठोर चमड़ी के टुकड़े टुकड़े होकर गिरने लगे। उसकी एचपी लगातार घट रही थी। -29, -83, -43। उसकी एचपी भले ही दो अंकों में घट रही थी, लेकिन आर्यन के लाखों क्लोन उस इम्मोर्टल बीस्ट पर एक साथ हमला कर रहे थे। इसका मतलब था एक बार में लाखों की एचपी का नुकसान हो रहा था। इम्मोर्टल बीस्ट दर्द में बौखला गया। उसने अपना पूरा शरीर मोड़कर अपनी ब्लेड जैसी रीढ़ को एक चक्र की तरह घुमाया। उसका शरीर तेजी से घूमने लगा, मानो वह एक पहिया बन गया हो। आर्यन ने हैरानी से देखा और हंसा, अरे वाह, लगता है तुम एक चक्र कछुआ हो। वैसे तुम्हारी ये तकनीक भी मजेदार है, मुझे ये चाहिए। आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर को कसकर पकड़ा और चिल्लाया, भाइयों, इस चक्र कछुए को भागने मत देना, मुझे अब ये चाहिए। उसी समय आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर को घुमाया। अचल ब्लेड तकनीक। ड्रैगन स्लेयर से एक शक्ति की लहर बाहर निकली और इस लहर ने तुरंत गोल गोल घूम रहे इम्मोर्टल बीस्ट की शक्ति को बेअसर कर दिया। वह वापस अपने असली रूप में आ गया, लेकिन तुरंत ही उसने अपने विशाल पैरों को नुकीले पंजों में बदल लिया और जल्दी जल्दी किसी मशीन की तरह जमीन खोदनी शुरू कर दी। जमीन में घुसने की शक्ति। आर्यन ने चौंकते हुए कहा, वाह, तुम्हारे पास तो गगनभेदी तकनीक भी है, ये भी मुझे चाहिए। उसी समय आर्यन के सभी क्लोनों ने जमीन में तेजी से घुसते हुए इम्मोर्टल बीस्ट की पूंछ पीछे से कसकर पकड़ ली और उसे पूरी ताकत से खींचने लगे। आर्यन धीरे धीरे ड्रैगन स्लेयर को घसीटते हुए इम्मोर्टल बीस्ट की ओर बढ़ने लगे। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी और उसने हंसते हुए कहा, अरे वाह, चक्र कछुए और गगनभेदी बीस्ट का संगम, ये तो बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन अब ये सब मेरा होगा। ये कहते हुए आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर को दोनों हाथों से ऊपर उठाया और गंभीर स्वर में बोला, मरो। उसी समय जरगुल की आंखें आश्चर्य से फैल गईं और वह चीख पड़ा, क्या ये पागल है? इसे नहीं पता कि ये इम्मोर्टल बीस्ट है। इसे नहीं पता कि इम्मोर्टल बीस्ट में इम्मोर्टल रूट होती है। अगर उसने इसे मार दिया तो हम इम्मोर्टल रूट कैसे निकालेंगे? अरे गंवार, ओ गंवार, रुक जा। जरगुल तुरंत बिजली की तरह आगे बढ़ा और चिल्लाया, हमला करो। उसी समय काल महाविघालय के लोग भी हरकत में आ गए। इम्मोर्टल बीस्ट, जो केवल अमरद्वीप की भूमि पर पाए जाते थे, स्वर्ग का उपहार माने जाते थे। ये बीस्ट धरती और आकाश के तत्वों को आत्मसात कर अपने अंदर एक उच्च इम्मोर्टल रूट को समाहित करते थे। यही इम्मोर्टल रूट एक योद्धा को अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने और अमर ऊर्जा अर्जित करने का मौका देती थी। लेकिन ये इम्मोर्टल रूट केवल जीवित इम्मोर्टल बीस्ट से निकाली जा सकती थी। एक बार अगर इम्मोर्टल बीस्ट मर गया तो उसकी इम्मोर्टल रूट भी समाप्त हो जाती। और आर्यन को इस सब की कोई परवाह नहीं थी।
उसकी नज़र में ये केवल एक किंग बीस्ट था और जब भी उसे कोई किंग बीस्ट दिखता उसे केवल मारने की धुन सवार हो जाती। जैसे ही उसने ड्रैगन स्लेयर को हवा में उठाया, सब चक्र महाविद्यालय के पारस और बालू भागते हुए आए और घबराकर बोले, रुको, इसे मत मारो। दूसरी ओर काल महाविद्यालय के 2 छात्र भी चीखने लगे, अरे मूर्ख, ये इम्मोर्टल बीस्ट है, इसे मत मारो, गंवार कहीं का, रुक जा। ये देखकर चारों ओर खड़े सैनिक तक बेचैन हो गए थे, क्या ये सच में इम्मोर्टल बीस्ट को मारने वाला है? लेकिन आर्यन, उसने चारों ओर देखा और दांत पीसते हुए अपने मन में सोचा, क्या ये लोग मेरे किंग बीस्ट को मुझसे चुराने आए हैं? नहीं, ये नहीं चलेगा। आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर को कसकर पकड़ा और जोर से गरजते हुए बोला, कमीनो, तुम लोग मुझसे किंग बीस्ट चुराना चाहते हो, भाड़ में जाओ। और फिर उसने ड्रैगन स्लेयर इम्मोर्टल बीस्ट के सिर पर दे मारा। ये देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया, जरगुल समेत सभी लोग सन रह गए थे। उनके चेहरे पर एक ठंडा पसीना था। सब खत्म हो गया। जैसे ही ड्रैगन स्लेयर का वार इम्मोर्टल बीस्ट के सिर पर पड़ा, उसने एक दर्द भरी चीख छोड़ी। उसका सिर 2 टुकड़ों में बंध गया और उसके भीतर से एक चमकती हुई सफ़ेद रोशनी चारों दिशाओं में फैल गई। इम्मोर्टल बीस्ट की सारी HP पल भर में खत्म हो गई। उसी समय आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज़ गूंज उठी, बधाई हो आर्यन, तुमने लेवल 2 का इम्मोर्टल बीस्ट मारा है। तुम्हें 1,20,000 XP पॉइंट्स, 120 अमर ऊर्जा और 1 अमर मूल्य इनाम के तौर पर मिले हैं। बधाई हो आर्यन, तुम्हें लेवल 2 की इम्मोर्टल रूट मिली है। क्या तुम इसे अवशोषित करना चाहते हो? बधाई हो आर्यन, तुम्हें चक्रवेग तकनीक मिली है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें गगनभेदी तकनीक मिली है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें गगन चक्र कवच मिला है। बधाई हो आर्यन, तुम्हारी शक्तियों का स्तर 1 लेवल बढ़ गया है। वर्तमान स्तर आत्मवीर लेवल 5। आर्यन ने अपने शरीर में जलती हुई प्रबल शक्ति महसूस की, जो अब और भी उग्र हो चुकी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, एक और लेवल बढ़ गया, मजा आ गया। उसके सब क्लोन्स गायब हो चुके थे, लेकिन आर्यन को इसकी परवाह नहीं थी। उसने सिस्टम को खोला और सवाल किया, लेवल 2 की इम्मोर्टल रूट, ये आखिर है क्या? वस्तु, लेवल 2 इम्मोर्टल रूट। गुण, पृथ्वी। विवरण, दूसरे लेवल की पृथ्वी तत्वीय इम्मोर्टल रूट, जो पृथ्वी तत्वीय तकनीकों और पृथ्वी तत्वीय शक्ति की समझ में 30% वृद्धि करती है। विवरण 2, पृथ्वी इम्मोर्टल रूट 5 तत्वों के इम्मोर्टल रूट में से एक है। यदि इसे 5 तत्वों के इम्मोर्टल रूट के साथ मिलाया जाए तो 5 तत्वों की शक्ति में 200% की वृद्धि होती है। आर्यन ने पृथ्वी तत्वीय शक्ति की समझ का नाम देखा तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने सोचा, समझने की शक्ति तो बेहद महत्वपूर्ण है। आर्यन ने तुरंत मन ही मन कहा, फ्यूज करो। सिस्टम सूचना, इम्मोर्टल रूट को फ्यूज नहीं किया जा सकता, लेवल बहुत कम है। आर्यन का गुस्सा फूट पड़ा, तुम्हारी दादी की, ये क्या मजाक है? मैं अभी लेवल 5 का आत्मवीर हूँ और तुम कह रहे हो कि मेरा लेवल कम है। वो गुस्से में फुफकारते हुए इम्मोर्टल रूट को फ्यूज करने की आवश्यकताएं चेक करने लगा। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, धत तेरी, दूसरे लेवल की इम्मोर्टल रूट तो केवल उन लोगों के लिए है जो आत्मवीर के 9वें लेवल पर हैं, और वो भी 3 सितारा स्थिति में। उसी वक्त चारों ओर से खुशियों की आवाजें गूंजने लगीं। हम जीत गए, हमने बीस्ट को हरा दिया, हा हा हा, हमारा गांव बच गया। पूरा गांव जश्न में डूब गया। कुछ लोग खुशी से झूम रहे थे तो कुछ का गुस्सा 7वें आसमान पर था। जरगुल भीड़ को चीरते हुए तेजी से इम्मोर्टल बीस्ट के शव के पास पहुंचा। उसने गहनता से निरीक्षण किया, लेकिन उसकी आंखें धीरे धीरे सुनी हो गईं और उसका शरीर कांपने लगा। ये गायब हो गया, इम्मोर्टल रूट गायब हो गया, सब खत्म हो गया। उसकी आवाज में निराशा और गुस्से की झलक थी। पिछले 15 दिनों की सारी मेहनत पर पानी फिर चुका था। इम्मोर्टल बीस्ट के मरने के साथ ही उसका रूट भी गायब हो गया था। गुस्से से उबलते जरगुल ने अपनी लाल आंखों से आर्यन की ओर देखा। उसके भीतर का गुस्सा ज्वालामुखी सा फट पड़ा, तुमने उसे क्यों मारा? तुम्हें पता नहीं कि वो इम्मोर्टल बीस्ट था? तुम मूर्ख हो, तुम्हारे कारण हमारा सब कुछ खत्म हो गया। आर्यन ने गंभीर स्वर में कहा, बीस्ट गांव पर हमला कर रहे थे। अगर मैंने उसे नहीं मारा होता तो वो सभी गांव वालों को मार देते और तुम सब चक्र महाविद्यालय के छात्र हो ना। तुमने मदद क्यों नहीं की? यही है तुम्हारे महाविद्यालय की नीति। जरगुल का गुस्सा और बढ़ गया। उसके शरीर से 9वें लेवल की आत्मवीर शक्तियां फूट पड़ी। वह आर्यन की ओर तेजी से बढ़ा और चिल्लाया, तूने आज मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब मैं तुम्हें खत्म करके ही चैन लूंगा। आर्यन ने जरगुल की ओर देखा और उसकी शक्तियों को महसूस करते हुए सोचा, 9वें लेवल की शक्ति, ये तो मुझे चुटकी में कुचल देगा। जरगुल ने अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली से निकली शक्ति हथौड़े की तरह आर्यन पर गिरने को थी। आर्यन ने सोचा, इतनी तेज, मुझे क्या करना चाहिए? तभी उसे कुछ याद आया और उसने जल्दी से गगनभेदी तकनीक का इस्तेमाल किया। उसका शरीर तुरंत किसी चक्रघिन्नी की तरह घूमते हुए जमीन में 3 मीटर नीचे घुस गया। कुछ पलों बाद वो जमीन से बाहर निकला।
मुंह में मिट्टी भरी हुई थी। उसने तुरंत थूकते हुए कहा, धत तेरी मिट्टी भी खानी पड़ी। जरगुल का वार विफल हो गया था, इससे उसका चेहरा और भी काला पड़ गया। उसने आर्यन की ओर उंगली उठाते हुए कहा, आज तूने मेरा अनमोल खजाना बर्बाद किया है, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और सोचा, ये एक लेवल 9 का आत्मवीर है, इसे इतनी आसानी से हराया नहीं जा सकता। लेकिन आर्यन का स्वभाव हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी मुट्ठी भींची और जरगुल की आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम में हिम्मत है तो आओ और देखो कौन किसे खत्म करता है। आखिर क्या होने वाला है आर्यन की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ सिर्फ हमारे चैनल रोज बस पर। धन्यवाद गाइस, प्लीज एक लाइक कर दो यार। अगर तुम खुश नहीं हो तो कहीं भी सिर देकर मारो, पर अगर तुमने आर्यन को उंगली करने की कोशिश की तो वो ना केवल उंगली तोड़ेगा बल्कि सिर भी फोड़ेगा। यही आर्यन का मिजाज था। फिर चाहे तुम सप्तचर्क महाविद्यालय के छात्र हो या काल महाविद्यालय के, आर्यन को किसी की कोई परवाह नहीं थी। जरगुल के होंठों पर एक कुटिल मुस्कान उभरी। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम जैसे कीड़े को कुचलने में मुझे जरा भी वक्त नहीं लगेगा। तुमने मेरी पूरी योजना बर्बाद कर दी, अब इसका अंजाम तो भुगतान पड़ेगा। लड़कों, इसे खत्म करो। जरगुल के इशारे पर उसके 4 साथी एक साथ आर्यन की ओर लपके। आर्यन ने अपनी सांसें स्थिर की और तुरंत उसकी चेतना टूटी हुई 18 स्तरीय नर्क में प्रवेश कर गई। दानुज, खड़े होने का वक्त आ गया है। उसकी आवाज के साथ ही 18 स्तरीय नर्क में एक गर्जना गूंजी। धरती कांपने लगी। नर्क के पहले स्तर का नगरपाल विशाल दानुज राक्षस जाग चुका था। उसका विशाल शरीर और जलती हुई आंखें डर का एक सजीव स्वरूप लग रही थीं। मास्टर, मैं जाग चुका हूँ। दानुज की गूंजती हुई आवाज चारों ओर फैल गई। आर्यन ने दानुज की ओर देखते हुए कहा, चलो इन्हें सबक सिखाते हैं। अगर यह एक साधारण स्थिति होती तो आर्यन कभी भी दानुज राक्षस को नहीं बुलाता, लेकिन उसके सामने ये 5 लोग सप्तचर्क महाविद्यालय के छात्र थे, इसलिए उन्हें जितना हो सके उतनी जल्दी खत्म करना जरूरी था, वरना आर्यन के लिए परेशानी खड़ी हो सकती थी। यही कारण था कि आर्यन उन्हें जल्द से जल्द निपटाना चाहता था। जिस समय आर्यन दानुज राक्षस को बाहर निकालने ही वाला था, तभी एक छाया बिजली की गति से आई और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। यह कोई और नहीं बल्कि व्यासदेव थे। उनके आते ही एक अदृश्य शक्ति ने जरगुल और उसके चारों साथियों को उनकी जगह पर जमा दिया। वो सभी ऐसा महसूस कर रहे थे मानो उनके ऊपर हजारों पहाड़ एक साथ आ गिरे हों। व्यासदेव कौन थे? वो अमर महल के 19 एल्डर्स में से एक थे। वो एक मूलवीर थे। भला कितने ही लोग थे जो उनके सामने खड़े होने की हिम्मत कर सकते थे। ये तो बस उनकी शक्ति का एक छोटा सा अंश था। अगर वो गलती से अपनी 1% भी शक्ति का इस्तेमाल कर लेते तो जरगुल और उसके साथियों की वहां पीसी हुई लाल चटनी पड़ी होती। व्यासदेव ने जरगुल और उसके साथियों की ओर देखते हुए कहा, तुम सप्तचक्र महाविद्यालय के छात्र हो और तुम्हारा कर्तव्य आम जनता की रक्षा करना है, लेकिन तुम तो निर्दोषों की जान लेने पर उतारू हो। क्या यही तुम्हारा प्रशिक्षण है? उन 5 का शरीर कांपने लगा। व्यासदेव की आभा इतनी भयावह थी जिसे वो 5 बिल्कुल सहन नहीं कर सकते थे। जरगुल ने व्यासदेव को देखते हुए बड़ी मुश्किल से धीमे स्वर में कहा, अगर तुम जानते हो कि हम सप्तचक्र महाविद्यालय के छात्र हैं तो तुम्हें इज्जत से पेश आना चाहिए, नहीं तो इसका अंजाम। उसकी बात खत्म होने से पहले ही व्यासदेव एक सायम की तरह जरगुल के सामने आकर खड़ा हो गया और एक ठंडी आवाज में बोला, अब बताओ क्या अंजाम होगा? जरगुल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके शब्द उसके मुंह में ही अटक गए। उसी समय आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ, इस इज्जतदार व्यक्ति को मेरे लिए छोड़ दो, मैं इसे खुद संभाल लूंगा। आर्यन ने इस मौके का फायदा उठाया और आगे बढ़कर जरगुल के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ा। तो क्या हुआ, तुम सप्तचर्क महाविद्यालय के छात्र हो? उस थप्पड़ की गूंज पूरे क्षेत्र में फैल गई। जरगुल के चेहरे पर 5 उंगलियां छप गई थी। ये देखकर वहां मौजूद हर कोई अवाक रह गया। दीवार पर खड़े सैनिकों के तो मुंह तक फट गए। सप्तचर्क महाविद्यालय के किसी छात्र को मारना, यह उन सबकी सोच से परे था। सप्तचर्क महाविद्यालय उन लोगों की नजरों में भगवान था। अगर उन लोगों के पास ताकत भी होती तब भी वो उनमें से किसी को छूने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि वो भगवान को नाराज नहीं कर सकते थे। इस समय वो सभी खुद को ये सोचने से रोक नहीं पाए, कहीं यह पागल लड़का काल महाविद्यालय से तो नहीं है, वरना उनके अलावा कौन ही सप्तचर्क महाविद्यालय के लोगों को इस तरह सरेआम थप्पड़ मारने की हिम्मत कर सकता था। उसी वक्त काल महाविद्यालय का शायान बाहर निकला और उसने हंसते हुए कहा, लड़के, तुमने इस जरगुल के साथ अच्छा किया, मगर तेरी वजह से मेरा शिकार मेरे हाथों से निकल गया। इसलिए अब उसके आगे कुछ बोलने से पहले ही आर्यन ने व्यासदेव की ओर देखा और कहा, वरिष्ठ। व्यासदेव उसका इशारा समझ गए और उन्होंने तुरंत ही शायान के साथ उसके साथियों को भी जमा दिया। शायान का चेहरा पीला पड़ गया। तुम क्या चाहते हो? आर्यन कदम दर कदम शायान की ओर बढ़ने लगा। वो चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान लिए हुए था। उसने कहा, मैं क्या करना चाहता हूँ?
अगर तुम मेरा रास्ता नहीं काटते तो मैं भी तुम्हें नहीं काटता। शायान ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह एक शब्द भी कह पाता, पटाक, आर्यन का हाथ बिजली की तरह उठा और शायान के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। थप्पड़ की गूंज से वहां खड़े सभी लोग सहम गए। आर्यन ने गुस्से से गरजते हुए कहा, क्या इतना काफी है या और चाहिए? वहां खड़े लोग ये सब देखकर स्तब्ध रह गए। आर्यन ने न केवल सप्तचर्क महाविद्यालय के छात्रों को छूने की हिम्मत की थी, बल्कि उसने काल महाविद्यालय के छात्र को भी थप्पड़ मार दिया था। आर्यन ने गांव की दीवार पर खड़े सैनिकों के लीडर की ओर इशारा करते हुए कहा, लीडर, आपके किसी साथी को मारा गया था, है ना? कौन था वो? बताओ मुझे, मैं खुद जाकर देखता हूँ। लीडर पहले ही उसकी हरकत से सदमे में था और यह सुनकर तो जैसे उसके तोते उड़ गए। सप्तचर्क महाविद्यालय के छात्र को पीटने के बाद उसने काल महाविद्यालय के छात्र को भी पीट दिया था। तो ये लड़का कितना पागल हो सकता था? यहाँ तक कि एक मूलवीर योद्धा की उपस्थिति में भी वह कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उनके दिलों में सप्तचर्क महाविद्यालय एक स्वर्ग था। वो कैसे स्वर्ग को गुस्सा दिला सकते थे? वो उन्हें बिल्कुल भी नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। अपने गुस्से को दबाने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं था। यहाँ तक कि जब उनके साथ कोई खड़ा था तो भी वो हिम्मत नहीं कर सकते थे। लीडर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने सिर झुका लिया और जल्दी जल्दी कहा, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। आर्यन ने गहरी सांस ली और जरगुल की ओर कदम बढ़ाए। उसने उसकी गर्दन पकड़ते हुए कहा, क्या वो तुम थे? जरगुल ने अपनी आंखों में जलता हुआ गुस्सा लेकर कहा, लड़के, तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तुम्हारे लिए ये खेल बहुत महंगा साबित होगा। आर्यन ने जवाब में उसके चेहरे पर एक और जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। खामियाजा? ये लो। खून जरगुल के होठों के कोने से बह निकला। उसका चेहरा गुस्से और अपमान से तमतमाया हुआ था। उसने गुस्से में कहा, अगर हिम्मत है तो मुझे फिर से छू कर दिखाओ। चटाक, आर्यन का हाथ हवा में चमका और जरगुल के गाल पर निशान छोड़ गया। आर्यन की आंखें आक्रोश से चमक रही थीं। उसने ठंडी आवाज में कहा, लो, मैंने छू लिया, अब क्या कर लेगा? मुझे तुम जैसे घमंडी, खुद को सबसे ऊंचा समझने वाले, तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों से नफरत है। जरगुल का सिर झन्ना उठा। एक लेवल 9 का आत्मवीर होने के बावजूद वह आर्यन के सामने एकदम दब गया था। उसका पूरा शरीर मानो बेजान हो गया था। उसकी सबसे बुनियादी सुरक्षा भी उसे छोड़ चुकी थी। आर्यन ने उसकी हालत पर उपहास भरी मुस्कान फेंकी और कहा, तू मुझसे अहंकार में टक्कर लेना चाहता है? तेरी उम्र इस खेल के लिए बहुत छोटी है, बच्चे। जरगुल ने गुस्से में ठहाका लगाया, बच्चा? मैं? लेकिन वो अभी अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाया था कि आर्यन ने तुरंत ड्रैगन स्लेयर को जरगुल की गर्दन पर टिका दिया। उसकी धार से निकलती ऊर्जा जरगुल की त्वचा में चुभने लगी। ब्लेड के सिरे पर भयानक ड्रैगन के सिर ने जरगुल को घूरते हुए जैसे चेतावनी दी। आर्यन ने कहा, आ बोल और घमंड दिखा। तेरी अकड़ कितनी है, मुझे भी तो देखना है। जरगुल की गर्दन से पसीने की बूंदें टपकने लगीं। उसकी रीढ़ की हड्डी से एक सर्द लहर दौड़ गई। उसकी आंखों में डर की परछाई थी। वो तुरंत हकलाते हुए बोला, मैं माफी चाहता हूँ। कृपया मेरी जान बख्श दो, मुझे मत मारो, घमंडी। आर्यन ने ब्लेड की धार और पास करते हुए कहा, तूने आज मुझे अपनी अकड़ दिखाने की कोशिश की। सप्तचक्र महाविद्यालय का नाम लेकर क्या तूने सोचा था कि मैं तुझे छोड़ दूंगा? ड्रैगन स्लेयर की काली ऊर्जा ने जरगुल की आत्मा तक को कंपा दिया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मृत्यु का देवता खुद उसकी गर्दन पर अपनी दरांती रखे हुए है। आर्यन बड़ी मुश्किल से खुद को उसे मारने से रोक रहा था। उसकी आंखों में आग बरकरार थी। अगर व्यासदेव वहां नहीं होता तो वो अब तक उसको मार चुका होता। उसी समय व्यासदेव ने कठोर स्वर में कहा, सप्तचक्र महाविद्यालय का नाम लेकर अपनी सीमाएं मत लांघो, यह आखिरी चेतावनी है। अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। व्यासदेव इस बारे में गहराई से सोच रहे थे। 6 महीने बाद सप्तचर्क महाविद्यालय की परीक्षा होनी थी और आर्यन भी उस परीक्षा में भाग लेने वाला था। अगर वो शुरू में ही लोगों से दुश्मनी मोल ले लेगा तो उसके लिए आगे चलकर बहुत सी मुश्किलें खड़ी हो सकती थी। इसके अलावा अगर आर्यन ने उन्हें मार दिया और बाद में जांच के दौरान उसका नाम आया तो वो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकता था। जरगुल और उसके 4 साथी जो अब तक डर के मारे कांप रहे थे, तुरंत घुटनों के बल गिर पड़े। वो चीखते हुए बोले, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। उन 5 को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि वह उस बूढ़े आदमी से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते थे। यहाँ तक कि वो तो आर्यन से बदला लेने के बारे में भी भूलने के लिए तैयार थे। व्यासदेव ने कहा, चलो यहाँ से दफा हो जाओ। इतना कहकर उन्होंने अपना दबाव उन सभी से हटा दिया। जैसे ही दबाव हटा वो सभी वहां से बिजली की गति से गायब हो गए। सप्तचक्र महाविद्यालय और काल महाविद्यालय के 10 लोग जब शर्मिंदगी से हार मानकर भाग गए तो आर्यन ने गर्व से एक जोरदार हुंकार भरी।
उसी समय गांव के लोग उल्लास से झूम उठे। ये खुशी किसी विशाल बीस्ट को हराने से भी बड़ी थी। नायक, नायक, नायक! सैनिकों के लीडर ने ये शब्द सबसे पहले चिल्लाया और फिर सभी सैनिक उनके साथ जुड़ गए। कुछ ही पलों में पूरे गांव में आर्यन नायक है की गूंज फैल गई। ये आर्यन ही था जिसने उनके गांव को बचाया था। थोड़े समय बाद गांव के सबसे बड़े भोजनालय में श्रेष्ठ मदिरा लाई गई। व्यासदेव ने एक बड़ा सा मटका उठाया और आर्यन की ओर बढ़ाया। आर्यन ने भी एक मटके को कसकर पकड़ा और व्यासदेव के साथ टकराया। हा, पियो! दोनों ने मदिरा के मटकों को अपने होठों से लगाया और गट-गट करते हुए पीने लगे। कुछ ही देर में आधा मटका खाली हो गया। व्यासदेव ने जोश से चिल्लाते हुए कहा, वाह! कितने समय बाद दिल खोलकर मदिरा पी है। उन्होंने जोर से हंसते हुए आर्यन की ओर देखा। तू तो बड़ा धाकड़ निकला लड़के। सप्तचक्र महाविद्यालय से भी नहीं डरा। हा। मदिरा का हल्का नशा और आज का रोमांच दोनों व्यासदेव को फूले नहीं समा रहे थे। तभी व्यासदेव ने मदिरा का मटका नीचे रखते हुए कहा, लड़के, क्या तुम्हें पता है कि तुमने आज कौन सा बीस्ट मारा है? आर्यन ने अपनी सरलता से कहा, इमोर्टल बीस्ट ही तो था। इसमें कौन सी बड़ी बात है? व्यासदेव ने हंसते हुए कहा, वो कोई साधारण इमोर्टल बीस्ट नहीं था। वो दूसरी श्रेणी का इमोर्टल रूट वाला बीस्ट था। तुम्हें नहीं पता, लेकिन एक बार आत्मवीर बनने के बाद अगले स्तर पर पहुंचने के लिए इमोर्टल रूट सबसे अहम चीज होती है। इमोर्टल रूट ही सब कुछ तय करता है। क्या तुम्हें पता है कि इमोर्टल रूट को साधना कितना कठिन है? ये स्वर्ग तक पहुंचने जितना कठिन है, लेकिन तुमने तो उसे एक ही वार में खत्म कर दिया। हा, और वो तुम्हारा वार बहुत ही अद्भुत था। तुमने न केवल इमोर्टल बीस्ट को मारा बल्कि एक दूसरी श्रेणी का इमोर्टल रूट भी काट दिया। हा। हालांकि व्यासदेव को नहीं पता था कि आर्यन ने वास्तव में उस इमोर्टल बीस्ट से दूसरी श्रेणी का इमोर्टल रूट प्राप्त कर लिया है। आर्यन ने उत्सुकता से पूछा, वरिष्ठ, आपकी शक्तियों का स्तर क्या है? व्यासदेव ने निराशा भरी मुस्कान के साथ कहा, मुझे अभी तक केवल 6 इमोर्टल रूट मिले हैं। मैं मूलवीर स्तर पर हूँ। पिछले 50 वर्षों से मैं 7वें इमोर्टल रूट को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, पर असफल रहा हूँ। 50 साल! आर्यन के लिए यह सुनना चौंकाने वाला था। व्यासदेव ने भारी मन से कहा, यदि मैं 7वां इमोर्टल रूट नहीं समझ सका तो मैं स्वर्गवीर स्तर पर कभी नहीं पहुँच पाऊंगा। यह एक ऐसी दीवार है जिसे पार करना असंभव है। आर्यन ने सोचते हुए कहा, तो आप किसी 7वीं श्रेणी के इमोर्टल बीस्ट का शिकार क्यों नहीं करते? इमोर्टल रूट को साधने से बेहतर तो यह आसान होना चाहिए। व्यासदेव जोर से हंस पड़े। लड़के, ये इतना सरल नहीं है। 7वीं श्रेणी के इमोर्टल बीस्ट को पाना तो जैसे स्वर्गीय खजाना पाना है। ये बीस्ट प्रकृति की आत्मा से जन्म लेते हैं। इनकी संख्या बहुत कम है, और अगर ये मिल भी जाएं, तो इन्हें हराना असंभव जैसा है। तुमने आज जो इमोर्टल बीस्ट मारा वो केवल निम्न स्तर का था और उसने अपने इमोर्टल रूट की शक्ति भी प्रकट नहीं की थी। उच्च स्तर के इमोर्टल बीस्ट ऐसे होते हैं जो पूरे संसार को विनाश के कगार पर पहुंचा सकते हैं। आखिर क्या होने वाला है आर्यन की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ सिर्फ हमारे चैनल रोज बस पर। धन्यवाद गाइस, प्लीज एक लाइक कर दो। तो गाइस, कैसे हो आप सब? तो फ्रेंड्स, कल से मिनिमम 5 या उससे ज़्यादा एपिसोड आएंगे, तभी अपलोड करूंगा। आपसे स्पिरिट वर्ल्ड के एपिसोड डेली नहीं आएंगे। आप सब भी यही चाहते हैं, इसीलिए 4-5 दिन लगेंगे एपिसोड आने में। और फ्रेंड्स, 11 बजे एक और नई स्टोरी आने वाली है जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ मैजिकल रेल्म्स। इसे भी एक बार जरूर सुनिएगा। तो चलिए आप आज की इस छोटे से एपिसोड में वापस चलते हैं। रात के सन्नाटे में गांव के लोग अब भी जश्न मना रहे थे। वहीं भोजनालय में आर्यन अभी भी व्यासदेव के साथ मदिरा पी रहा था। तभी आर्यन ने पूछा, वरिष्ठ, वादान का वर्तमान स्तर क्या है? व्यासदेव ने एक गहरी सांस ली और चेहरे पर गंभीरता के साथ कहा, वादान और शरभंग दोनों अमर महल के 19 एल्डर्स में से एक है। इसके अलावा वो सप्तचर्क महाविद्यालय के उच्च पदाधिकारी हैं। शरभंग एक 7वें चरण का मूलवीर है, जबकि वादान एक 9वें चरण का स्वर्गवीर है। उनकी ताकत इतनी है कि पूरे अमर द्वीप को हिला सकती हैं। मुझे पता है तुम बदला लेना चाहते हो, लेकिन जब तक तुम शक्तिशाली नहीं बन जाते तुम्हें उनसे भिड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आर्यन की मुट्ठियां कस गईं, उसकी आंखों में एक आग भड़क रही थी। उसने मन ही मन कहा, वादान, शरभंग, तुम दोनों की वजह से पूर्वज रुद्रदेव की ये हालत है। मैं तुम दोनों को अस्तित्व मिटा दूंगा, चाहे कुछ भी हो। यह आर्यन का वादा है। व्यासदेव ने उसकी आंखों में जलती हुई आग को देखा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आर्यन, ये नासमझी मत करना। उन दोनों को छूने का मतलब है पूरे अमर महल और सप्तचक्र महाविद्यालय को चुनौती देना। अगर तुम उन्हें मारने की कोशिश करोगे तो यह विनाश का रास्ता बन जाएगा। सबसे बेहतर होगा कि तुम पहले सप्तचर्क महाविद्यालय में जाओ और डीमन स्लेयर का दर्जा प्राप्त करो, तभी तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। आर्यन ने सवालिया नजरों से पूछा, वरिष्ठ, ये डीमन स्लेयर कौन होता है और यह उपाधि कैसे प्राप्त की जाती है?
व्यासदेव ने एक गहरी सांस ली और उसे समझाना शुरू किया। 1 महीने पहले जब स्वर्गीय नियमों की शक्ति कमजोर हुई तो लाखों वर्षों से कैद राक्षसों की सील टूट गई। कई प्राचीन राक्षस इस मौके का फायदा उठाकर बाहर निकल आए। ये संकेत बुर्जुग सर्गेश्वर को मिला और तभी ये तय हुआ कि इन राक्षसों का विनाश बस डीमन स्लेयर ही कर सकते हैं। डीमन स्लेयर वो योद्धा होते हैं जो इन प्राचीन राक्षसों को खत्म करने में सक्षम होते हैं। आर्यन की जिज्ञासा बढ़ गई, तो क्या मुझे सप्तचक्र महाविद्यालय में डीमन स्लेयर बनने के लिए प्रवेश करना होगा? व्यासदेव ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, ये पहला कदम है। डीमन स्लेयर की पहचान मिलने के बाद ही वादान और शरभंग जैसे लोग तुमसे डरेंगे। फिलहाल ये तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित रास्ता है। व्यासदेव को पूरा यकीन था कि आर्यन ही पहला डीमन स्लेयर बनेगा, लेकिन ये केवल विश्वास की बात नहीं थी। आर्यन को अभी कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना था और बुर्जुग सर्गेश्वर की मान्यता प्राप्त करनी थी। जब तक उसे वो मान्यता ना मिल जाए, आर्यन को डीमन स्लेयर के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता था। सप्तचक्र महाविद्यालय में प्रवेश करना पहला कदम था। व्यासदेव को पता था कि जब आर्यन डीमन स्लेयर बन जाएगा तब वादान और शरभंग जैसे लोग उसे आसानी से छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। व्यासदेव ने ठान लिया था, जैसे ही आर्यन इथर्नल रूट प्राप्त करेगा वो उसे सप्तचक्र महाविद्यालय ले जाकर डीमन स्लेयर की परीक्षा दिलवाएंगे। ये परीक्षा बुर्जुग सर्गेश्वर की सहमति के लिए आवश्यक थी। गांव में जश्न देर रात तक चलता रहा। हर कोई आर्यन की बहादुरी की प्रशंसा कर रहा था। गांव वाले समझ चुके थे कि आर्यन ही उनका रक्षक हैं, लेकिन आर्यन के मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, मुझे जल्दी से जल्दी इथर्नल पर्वत से इथर्नल रूट लेकर आनी होगी। पूर्वज रुद्रदेव की जान खतरे में थी, उनकी जान बचाना उसकी प्राथमिकता थी। यही तो कारण था कि वह सब कुछ छोड़कर इतनी दूर आया था। आर्यन ने रात्रि विश्राम के लिए अपना सिर तकिए पर रखा और गहरी नींद में चला गया। उसकी बड़बड़ाहट में एक वाक्य बार बार दोहराया गया, पूर्वज आप चिंता ना करें, मैं आपको बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। दूसरी ओर पड़ोस के आंगन में व्यासदेव गंभीर मुद्रा में खड़े थे। उनकी आंखें ऊपर आसमान की ओर उठी हुई थीं। अचानक 3 टूटते हुए तारों की तरह 3 लोग आकाश से प्रकट हुए और व्यासदेव के सामने खड़े हो गए। उनमें से एक ने कहा, एल्द व्यासदेव, बुर्जुग सर्गेश्वर के आदेशानुसार हम आपको अमर महल वापस ले जाने आए हैं। व्यासदेव की भौहें तन गईं और उन्होंने गुस्से भरे स्वर में कहा, लगता है वादान ने बुर्जुग सर्गेश्वर को अपनी तोड़ मरोड़ कर बनाई हुई कहानी सुना दी है। मैं सच जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि उसने क्या षड्यंत्र रचा है, लेकिन अगर तुम लोग मुझे जबरदस्ती ले जाने आए हो तो भूल जाओ। ये तीनों लोग शून्य शिकारी दल से थे। उनमें से हर एक शिकारी की ताकत अमर महल के एल्डर से कम नहीं थी। इसके अलावा उनके पास अद्वितीय दिव्य क्षमताएं थीं। एक शिकारी ने कहा, मुझे विश्वास है कि व्यासदेव जी एक समझदारी भरा निर्णय लेंगे। बेहतर यही होगा कि आप हमें कोई कदम उठाने के लिए मजबूर ना करें। बुर्जुग सर्गेश्वर ने हमें आदेश दिया है, अगर आप हमारे साथ नहीं चले तो हम आपको खत्म कर दें। उसके ये शब्द क्रूरता और घातक इरादे से भरे हुए थे। और तभी तीनों शिकारी एक साथ हरकत में आ गए। वो तीनों तुरंत आगे बढ़े और व्यासदेव को घेरने लगे। ठीक है, व्यासदेव ने अपनी शक्तियों को वापस खींच लिया, एक गहरी सांस ली और कहा, क्या मैं अपने एक छोटे से मित्र से विदा ले सकता हूँ? ट्रेविश नाम के एक शिकारी ने कहा, व्यासदेव, बेहतर होगा कि आप कोई चाल ना चलें। मैंने पहले ही हार मान ली है, व्यासदेव ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। फिर वह उस आंगन में उतरे जहां आर्यन सो रहा था। आर्यन को गहरी नींद में देखकर वह हल्का सा मुस्कुराए और बोले, छोटे दोस्त, आज मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन था जब मैंने तुम्हारे साथ बैठकर मदिरा पी। अब मैं जा रहा हूँ। आगे तुम्हें अपनी राह खुद ढूंढनी होगी, लेकिन जैसा तुमने कहा था, सिंह वंश के लोग कभी पीछे नहीं हटते। मैं आशा करता हूँ कि तुम भी अपने जीवन में कभी पीछे नहीं हटोगे। और हाँ, व्यासदेव ने अपनी चेतना से आर्यन के मस्तिष्क में एक गुप्त संदेश भेजा, तुम्हें सप्तचक्र महाविद्यालय जरूर पहुंचना होगा। तुम्हें डीमन स्लेयर बनना है। याद रखना, केवल एक डीमन स्लेयर ही संसार को बचा सकता है। उसके बाद एक सफेद रोशनी ने आर्यन के पूरे शरीर को घेर लिया। फिर व्यासदेव ने धीरे से आर्यन को कंबल ओढ़ाया और हल्के से मुस्कुराए। ये सब करने के बाद व्यासदेव ने आंगन से बाहर कदम रखा। तीनों शिकारी उनका इंतजार कर रहे थे। व्यासदेव ने उन्हें देखा और दृढ़ आवाज में कहा, चलिए। लेकिन तभी ट्रेविश आगे बढ़ा और एक जादुई उपकरण निकालकर बोला, व्यासदेव, हमें खेद है लेकिन ये करना अनिवार्य है। ये उपकरण एक हथकड़ी जैसा था। चूंकि व्यासदेव ने पहले ही अपना फैसला कर लिया था, इसलिए वह बिना विरोध किए बोले, शुरू करो। जैसे ही उपकरण उनके हाथों पर लगाया गया, उनकी सारी शक्तियां तुरंत सील हो गईं। उसी समय उनमें से 2 शिकारियों ने व्यासदेव के कंधे को जकड़ लिया और ट्रेविश ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मुझे यकीन नहीं था कि स्वर्गीय तलवार कला और देविल विरासत समझने वाला व्यासदेव इतना कमजोर होगा। व्यासदेव ने भौहें सिकुड़कर मुस्कुराते हुए कोई जवाब नहीं दिया। क्या हुआ? मेरी बात सुनकर गुस्सा आ रहा है? ट्रेविस व्यंग्यात्मक स्वर में कहा।
जैसे ही उसने ये कहा, उसने अपने पैर से हमला किया। शक्तिहीन व्यासदेव के पास बचाव करने की कोई ताकत नहीं थी। वह जमीन पर गिर पड़े और खून की एक धारा उनके मुंह से निकल गई। व्यासदेव, अब तेरा अहंकार कहाँ गया? ट्रेविस ने उनके बाल पकड़कर उन्हें ऊपर खींचा और तिरस्कारपूर्ण हंसी के साथ कहा, चल दिखा अपना अहंकार। व्यासदेव ठंडी हंसी के साथ बोले, तुम्हें कितना इनाम मिला है वादान से? ट्रेविस की आंखें सिकुड़ गईं, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। उसने गुस्से में मुट्ठी भींची और कहा, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने समझदार होगे। आखिर क्या होने वाला है आर्यन की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ सिर्फ हमारे चैनल रोज बस पर। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सब जानते हो कि राइटर अभी स्पिरिट वर्ल्ड की स्टोरी लिख रहा है, पर सिर्फ एक दिन में एक ही चैप्टर लिख रहा है, इसीलिए हम भी अपलोड नहीं कर पा रहे। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और फ्रेंड्स, अब से हर संडे सुबह ठीक 8 बजे स्पिरिट वर्ल्ड के जितने भी एपिसोड्स होंगे मैं अपलोड कर दूंगा, मतलब स्पिरिट वर्ल्ड संडे ओनली। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। ट्रेविस ने व्यासदेव के सिर पर पैर रखते हुए कहा, यही होता है जब कोई एल्दवादान के खिलाफ जाने की हिमाकत करता है। लेकिन व्यासदेव ने असहनीय दर्द सहते हुए भी हल्की हंसी के साथ कहा, वादान ने सच में एक वफादार कुत्ता पाला है। ट्रेविस का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने एल्द व्यासदेव के ऊपर झपटते हुए कहा, तुझे मरने की बहुत जल्दी है। फिर उसने अपने दाहिने पैर से व्यासदेव के सिर पर पूरी ताकत से हमला किया। थोड़ी देर पहले जब एल्द व्यासदेव ने आर्यन के कमरे में कदम रखा था, उस वक्त वो गहरी नींद में था क्योंकि उसने उस दिन बहुत अधिक मदिरा पी थी। लेकिन जैसे ही व्यासदेव ने कमरे से बाहर कदम रखा, आर्यन की आंखें खुल गईं। आंगन से आती आवाजें सुनकर उसका खून खौल रहा था। उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से बंध गईं कि नाखून उसकी हथेलियों में गड़ गए। वरिष्ठ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ो, मैं उन्हें मार डालूंगा। आर्यन अपना शरीर हिलाने की कोशिश कर रहा था, पर व्यासदेव ने आर्यन की शक्तियों को सील कर दिया था। वो चाहकर भी खुद को आज़ाद नहीं कर पा रहा था। आर्यन को अंदाजा था कि बाहर क्या हो रहा है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू गुस्से और असहायता के थे। वादान, मैं तेरे पूरे वंश को खत्म कर दूंगा। पर उसकी आवाज़ दीवारों के भीतर ही दम तोड़ गई। बाहर आंगन में ट्रेविस और उसके साथी व्यासदेव को बुरी तरह पीट रहे थे। लगातार लात भूसों की आवाज़ रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। व्यासदेव, अब दिखा अपनी शक्तियों का घमंड। क्या तुम एल्दवादान के खिलाफ जाने लायक भी हो? लगभग 10 मिनट तक पीटने के बाद वह रुके। ये बूढ़ा अब आधा खत्म हो चुका है। इसका शरीर अब कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएगा। ये अब कभी अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकेगा। उन्होंने व्यासदेव की इमोर्टल रूट्स को तोड़ दिया था। एक योद्धा के लिए उसकी इमोर्टल रूट टूटने का सीधा मतलब उसकी जिंदगी खत्म करने जैसा था। अगर वो ठीक भी हो जाएंगे तो कभी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ऐसा करने के लिए वादान ने उन्हें आदेश दिया था। ट्रेविस ने मुस्कुराते हुए व्यासदेव की ओर देखा, जो अब जमीन पर अधमरे पड़े थे। एल्दवादान ने जैसा सोचा वैसा ही हुआ। उन्हें पता था बुजुर्ग सर्गेश्वर का नाम लेने से यह बूढ़ा विरोध नहीं करेगा और चुपचाप हमारे साथ आने के लिए मान जाएगा, उसने अपने मन में सोचा। फिर उसने कहा, जाओ और उस बच्चे को खत्म कर दो। ये सुनकर दोनों शून्य शिकारी तेजी से कमरे में गए, पर वो ये जानकर हैरान रह गए कि कमरा खाली था और वहाँ कोई नहीं था। वो लड़का यहाँ नहीं है, उनमें से एक शिकारी ने ट्रेविस को बताया। ये सुनकर ट्रेविस को एक तेज झटका लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? 10 मिनट पहले तो मैंने उसकी ऊर्जा यहीं महसूस की थी। हाँ, खून से लथपथ पड़े व्यासदेव ने अपनी आंखें खोली और हंसते हुए कहा, मूर्खों, मैंने उसे पहले ही यहाँ से भेज दिया। हाँ, ट्रेविस, वादान, शर्भन, तुम सभी के लिए अब आर्यन किसी बुरे सपने की तरह उभरेगा। एल्द व्यासदेव जानते थे कि आर्यन को बचाना उसकी प्राथमिकता है, इसलिए उन्होंने पहले ही अपनी सारी जीवन शक्ति का इस्तेमाल कर उसे एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था। आर्यन, तुम्हें सप्तचक्र महाविद्यालय में जाना होगा। वहीं से तुम शक्तिशाली बनकर वादान का अंत कर सकोगे। ये उनका सबसे बड़ा दांव था, इसके लिए उन्होंने अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। हालांकि उनके आर्यन और दानुज राक्षस के लिए शून्य शिकारी दल के इन तीनों लोगों से लड़ना मुश्किल नहीं था। लेकिन भविष्य का क्या? वो हमेशा के लिए अमर महल द्वारा वांछित कर दिए जाते। इसके अलावा आर्यन सप्तचक्र महाविद्यालय में प्रवेश नहीं कर पाता, और अगर ऐसा होता तो वो कभी वादान के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकेगा। व्यासदेव आर्यन के लिए कोई बाधा नहीं बनना चाहते थे। वो चाहते थे कि आर्यन सप्तचक्र महाविद्यालय में जाए और एक डीमन स्लेयर का दर्जा प्राप्त करे। व्यासदेव की आंखों में दृढ़ता थी और उन्होंने मन ही मन कहा, आर्यन, तुम्हें उभरना ही होगा। मैंने अपनी सारी उम्मीदें तुम पर लगा दी हैं। ट्रेविस ने व्यासदेव की ओर घूरते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है एक साधारण सा कीड़ा आखिर क्या बिगाड़ लेगा? वो आगे बढ़ा और हंसते हुए बोला, अब तैयार हो जाओ व्यासदेव। अमर महल का सबसे क्रूर दंड तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तीनों शून्य शिकारी आगे बढ़े और बोले, चलो चलते हैं।
उन्होंने आर्यन को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उनकी नज़र में आर्यन दक्षिणी तरंग महाद्वीप का केवल एक कचरा था। वो भला क्या कर लेगा। 1 घंटे बाद आर्यन के शरीर से एल्डर व्यासदेव की सील शक्ति गायब हो गई थी। जैसे ही वो पूरी तरह से ठीक हुआ, वो पास के जंगल से तेजी से दौड़ा और वापस आंगन में पहुंचा, लेकिन अब वहां व्यासदेव का कोई नामो निशान नहीं था। आर्यन पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां सिर्फ खून ही खून था। उसका दिल गुस्से और दर्द से भर गया। वादान, शून्य शिकारी दल, अमर महल। आर्यन की चीखें आसमान में गूंजने लगीं। तुम सबको इसकी कीमत चुकानी होगी। उसकी इस दहाड़ ने आसपास के लोगों को जगा दिया। चारों ओर हड़कंप मच गया। रात का सन्नाटा टूट गया था। गांव के लोगों ने खिड़कियों से झांक कर देखा कि आंगन में क्या हो रहा है। सुरक्षा दल के सैनिकों का लीडर हड़बड़ाते हुए बिना कमीज पहने ही आंगन में दौड़कर आया। उसने जल्दी से पूछा, भाई आर्यन, यहाँ क्या हो रहा है। आर्यन ने गहरी सांस ली, अपने गुस्से को काबू में किया और दृढ़ नजरों से कहा, भाई क्या आप मुझे इथरनल पर्वत तक ले जा सकते हैं। लीडर ने चौंक कर पूछा, इथरनल पर्वत? तुम वहां क्यों जाना चाहते हो। आर्यन के पास समय बर्बाद करने का कोई कारण नहीं था। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, इथरनल पर्वत से इथरनल रूट प्राप्त करना और पूर्वज रुद्रदेव को ठीक करना, फिर सप्तचर्क महाविद्यालय में जाकर डीमन स्लेयर की उपाधि प्राप्त करना। व्यासदेव ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी रक्षा की थी। उन्होंने शून्य शिकारी दल को उसे मारने से रोका था, कमरे में कदम रखने तक नहीं दिया। इसका कारण केवल इतना था कि वो नहीं चाहते थे कि आर्यन का भविष्य बाधित हो। व्यासदेव चाहते थे कि आर्यन सप्तचक्र महाविद्यालय में प्रवेश करे और अपनी नियति को प्राप्त करे, लेकिन वास्तव में आर्यन के लिए सप्तचक्र महाविद्यालय कोई खास मायने नहीं रखता था। वो जानता था कि चाहे यह महाविद्यालय हो या कोई अन्य संस्था, उसे अपने सफर में किसी मार्गदर्शक की जरूरत नहीं थी। आर्यन की शक्ति का स्रोत हमेशा से उसका सिस्टम रहा था। वो दूसरों की शिक्षा पर निर्भर नहीं रहता था। उसके लिए असली साधना थी अपने संघर्षों से सीखा हुआ ज्ञान। सूरज अभी निकला ही था और हल्की धुंध आसमान में तैर रही थी। सैनिकों के लीडर ने एक विशाल पर्वत की चोटी की ओर इशारा करते हुए कहा, वो रहा इथरनल पर्वत। शायद ये पूरे अमर द्वीप में सबसे ऊंचा पर्वत है। आर्यन ने घोड़े से उतरते हुए पूछा, क्या सच में? लीडर ने जवाब दिया, कुछ लोग कहते हैं कि यह पर्वत स्वर्ग की आत्मा से जुड़ता है। आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, धन्यवाद भाई, मैं अब चलता हूँ। उसी वक्त लीडर ने जल्दबाजी में घोड़े से उतरकर कहा, छोटे भाई रुको, ये सामान अपने साथ ले जाओ, जरूरी हो या ना हो, पर क्या पता किसी वक्त काम आ जाए। आर्यन पहले तो मना करना चाहता था, लेकिन उसकी दृढ़ता देखकर उसने कहा, ठीक है। उसने भारी थैला उठाया और पर्वत की ओर चल दिया। आर्यन तेजी से पर्वत की ओर बढ़ रहा था। पहला घंटा बीता, आर्यन की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई। दूसरा घंटा बीता, अब वो दौड़ने की बजाय तेज कदमों से चल रहा था। तीसरा घंटा बीता, आर्यन अब धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। 7 घंटे बाद आर्यन अब वास्तव में पर्वतारोहण कर रहा था। पर्वत और भी खड़ा और डरावना हो चुका था। चढ़ाई के साथ गिरने का भी डर बढ़ रहा था, पर आर्यन हार मानने वालों में से नहीं था, क्योंकि यहाँ बात पूर्वज रुद्रदेव की थी। उन्होंने उसके लिए बहुत बलिदान दिए थे। अगर वो इथरनल रूट नहीं ला सका तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। आर्यन ने 10 दिनों और 10 रातों तक बिना रुके पर्वत पर चढ़ाई की। उसके हाथ पैर घायल हो चुके थे, हर सांस भारी लग रही थी। 10 दिनों तक लगातार पहाड़ चढ़ने के बाद आर्यन आखिरकार इथरनल पर्वत के शिखर पर पहुंच गया। उसने चारों ओर नजरें दौड़ाईं, ये देखने के लिए कि कहीं इथरनल रूट तो नहीं है, क्योंकि इथरनल रूट इथरनल पर्वत की चोटी पर ही उगती थी। उसने दिल ही दिल में कहा, पूर्वज, मैं जल्द ही इथरनल रूट ढूंढ लूंगा, मैं आपको जल्द ही बचा लूंगा। आर्यन ने गहरी सांस ली और पूरे जोश के साथ आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने शिखर पर कदम रखा, वो सन्न रह गया। पूरे पहाड़ की चोटी बस एक चक्की के आकार की थी, सपाट और बिल्कुल खाली। इथरनल रूट तो दूर, वहां एक घास का तिनका भी नहीं था। ऐसी जगह पर इथरनल रूट कैसे उग सकती है? धत्तेरी की! आर्यन गुस्से में झल्लाया। उसका शरीर जैसे टूटकर बिखर गया हो। वो जमीन पर ऐसे लेट गया मानो मर गया हो और थकान से हौंकते हुए बोला, तेरी बहन। 10 दिन की इतनी मेहनत के बावजूद उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा था। ये उसकी बर्दाश्त से बाहर था। अगर आर्यन को अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं होती तो वो अभी इस पर्वत से नीचे कूदकर आत्महत्या कर लेता। आर्यन बहुत थका हुआ था, नींद में था, बहुत भूखा था और उससे भी ज्यादा गुस्से में था। इसके बाद बड़बड़ाने लगा, अब मैं क्या करूं? तभी उसे ख्याल आया कि सुरक्षा दल लीडर ने उसे एक थैला दिया, जिसमें शायद उसने उसे कुछ खाने को रखा हो। 10 दिन बीत चुके हैं, पता नहीं इसके अंदर खाना अब सही सलामत होगा भी या नहीं। छोड़ो, अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं भूख से मर रहा हूँ। लेकिन आर्यन ने जैसे ही वह थैला खोला, उसका चेहरा और ज्यादा लटक गया। थैले में 2 मोमबत्तियों के अलावा एक लकड़ी का मोमबत्ती शमदान था। वो
लकड़ी का बना हुआ था, रंग रोगन से चमकाया गया था और इतना असली लग रहा था कि उसने जब हाथ में उठाया तभी उसे समझ में आ गया कि वो नकली है। मैं बर्बाद हो गया। अब उसे अपनी जिंदगी अंधकार में डूबती नजर आने लगी थी। आर्यन पूरी तरह से निराश हो चुका था। भूख, थकावट, नींद, उसकी जिंदगी एक मजाक बन चुकी थी। एक के बाद एक उसकी समस्याएं जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। लेकिन जैसे ही उसने उस लकड़ी के शमदान को बाहर निकाला, उस चट्टान के आकार के पत्थर में कुछ बदल गया। उससे एक ऐसी ऊर्जा निकलने लगी जो किसी की भी आत्मा को पुनर्जीवित कर दे। उसी समय आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। अमर ऊर्जा पूर्ण हुई, HP पूर्ण हुई। आर्यन के सभी गुण अचानक भर गए। उसका मन हिल उठा और उसने हैरानी से कहा, क्या मुझे कोई दिव्यता का आशीर्वाद मिल गया है? पल भर में जैसे सब थम गया, आर्यन शांत होकर एक जगह स्थिर खड़ा रहा। आसपास का वातावरण स्थिर हो गया, जैसे समय थम गया हो। आधे मिनट बाद चट्टान से एक नन्हा अंकुर निकला। वो धीरे धीरे लहराने लगा, जैसे किसी छोटी लड़की का चेहरा हौले हौले झूम रहा हो। फिर वह बढ़ने लगा, एक अंगूठे के आकार से लेकर मुट्ठी के बराबर और फिर आधा मीटर लंबा। उस पनपते पौधे के पूरे शरीर से दिव्य ऊर्जा निकल रही थी, एक अद्भुत अमर ऊर्जा। फिर जब उसकी बढ़त रुकी नहीं तो वह पत्थर से बाहर निकलकर कूद पड़ा। उसकी जड़ें पैरों की तरह दिख रही थीं और वो धीरे धीरे मोमबत्ती शमदान की ओर चलने लगा। इस समय आर्यन बेहद उत्साहित था। क्या यही वो इथरनल रूट हैं? आर्यन ने बिना वक्त गंवाए इथरनल रूट पर झपट्टा मारा और उसे पकड़ लिया। जैसे ही उसने ये किया, आकाश में हलचल होने लगी। बादल बेतहाशा घूमने लगे, जैसे किसी चक्रवात का निर्माण हो रहा हो। बिजली की मोटी लहरें बादलों के बीच फटने लगी थीं। आर्यन ने संघर्ष करती इथरनल रूट को देखा और कहा, स्वर्ग और पृथ्वी से पोषित हर अमूल्य वस्तु की कोई न कोई संरक्षक शक्ति होती है। क्या यह आकाशीय विपदा इस रूट का संरक्षक है? हे भगवान! लेकिन आर्यन के चेहरे पर दृढ़ निश्चय था। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूर्वज रुद्रदेव की इसकी जरूरत है। मुझे इसे किसी भी कीमत पर प्राप्त करना ही होगा। आर्यन ने इथरनल रूट पर अपनी पकड़ और मजबूत की और आसमान की ओर देखकर चिल्लाया, आओ, मैं यहीं खड़ा हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उसी वक्त आर्यन के सिर पर एक बिजली गिरी। बिजली का ये झटका इतना खतरनाक था कि आर्यन का मन, चेतना और शरीर के हर अंग में बिजली की लहरें दौड़ने लगीं। खून का फव्वारा उसके मुंह से फूट पड़ा, लेकिन वह खड़ा रहा और करो। उसके इतना कहने के साथ ही एक और बिजली उसके सिर पर गिरी। ये पहली वाली से भी ज्यादा भयानक थी और इस बार आर्यन जमीन पर गिर पड़ा। तभी इथरनल रूट एक छोटी बच्ची की तरह गिड़गिड़ाते हुए बोली, मुझे छोड़ दो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। आर्यन ने कठोर स्वर में जवाब दिया, तुम्हें छोड़ दूं? नामुमकिन। उसने इथरनल रूट पर अपनी पकड़ और ज्यादा कस ली। धीरे धीरे खड़े होते हुए उसने अपनी स्थिरता बनाए रखी। आओ, मैं तैयार हूँ। इसके बाद तो जैसे बिजली की बाढ़ आ गई। एक के बाद एक बिजली के झटके आर्यन के ऊपर गिरने लगे। उसका शरीर जैसे टूटने वाला था। दर्द असहनीय था, लेकिन उसने अपने दांत भींचे और सहता रहा। इथरनल रूट को बचाना ही आर्यन का एकमात्र लक्ष्य था। चाहे जान चली जाए, पर वो इसे जाने नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं। आर्यन के दिल में एक अद्भुत दृढ़ता थी। आसमान से बिजली कड़कड़ाते हुए उस पर गिर रही थी। उसका शरीर खून से लथपथ था, फिर भी उसने इथरनल रूट को कसकर पकड़े रखा। वो इसे मरते दम तक छोड़ने को तैयार नहीं था। अंततः वो बेहोश हो गया और फिर उसे कुछ पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ या क्या नहीं। कुछ वक्त बाद जब धीरे धीरे उसकी चेतना लौटी और आंखें खुली तो वो बारिश की हल्की बूंदों से भीग रहा था। आर्यन को जैसे ही पूरी तरह होश आया, वो तुरंत खड़ा हो गया। क्या मैं मर गया हूँ? उसने खुद से पूछा। फिर उसने इधर उधर देखा। वो इस समय इथरनल पर्वत की तलहटी में था और उसके शरीर पर कहीं कोई घाव नहीं था। ना कोई दर्द था, ना थकावट, जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। इथरनल रूट। आर्यन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत अपने हाथों को देखा, जो अभी भी इथरनल रूट को कसकर पकड़े हुए थे। लेकिन वो आधा मीटर लंबी रूट अब केवल एक मुट्ठी के आकार की बची थी। यह क्या हो गया? मैं नीचे कैसे आया? और वो बिजली का प्रकोप, क्या ये सब केवल मेरी कल्पना थी? मगर मेरे हाथों में ये इथरनल रूट आई कैसे? आर्यन के मन में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था, लेकिन जवाब एक भी नहीं। तभी, आर्यन, बधाई हो, तुमने इथरनल रूट प्राप्त की है। क्या तुम इसे अवशोषित करना चाहते हो? नहीं, आर्यन ने बिना सोचे समझे इसे मना कर दिया। चाहे इथरनल रूट कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो इसे अवशोषित नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने इस रूट को पूर्वज रुद्रदेव के लिए हासिल किया था। और तभी, हा लड़के, मैं वापस लौट आया हूँ। पूर्वज रुद्रदेव की आवाज गूंजी। यह आवाज इतनी शक्तिशाली और गहरी थी कि आर्यन ने इससे पहले कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी थी। पूर्वज! आर्यन उत्साह से चिल्ला उठा। आप ठीक हो गए? रुद्रदेव ने कहा। हाँ, मैंने अभी इथरनल रूट का एक छोटा सा टुकड़ा निगला। लड़के, इस घास में अद्भुत शक्ति है।
इसने मुझे मौत के मुंह से वापस खींच लिया और मेरी बची खुची आत्मा अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। मैंने तुमसे सही उम्मीदें लगाई थीं। आर्यन की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने पूछा, तो क्या आप ही मुझे ऊपर से नीचे लाए? पूर्वज रुद्रदेव थोड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा, नहीं, मैंने तो अभी अभी अपनी चेतना पाई है। ये सुनकर आर्यन की भौहें सिकोड़ गई। उसने आसपास देखा और कहा, आप नहीं तो कौन था? मुझे बिजली के खतरनाक झटके लगे थे, फिर भी मैं पूरी तरह ठीक हूँ। मैं पर्वत से नीचे कैसे आ गया? ये कोई भ्रम नहीं हो सकता। रुद्रदेव कुछ पल चुप रहे और सोचते हुए बोले, जब तुम्हें बिजली लग रही थी मैं इसे महसूस कर सकता था। उस वक्त मैं इतना कमजोर था कि कुछ बोल भी नहीं सका। फिर आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पूछा, फिर क्या हुआ? पूर्वज रुद्रदेव बोले, तुम्हारे बेहोश होने के बाद किसी ने वह बिजली रोक दी थी। उस व्यक्ति की आभा इतनी शक्तिशाली थी कि मैंने वैसी कभी महसूस नहीं की। ये शरभंग और वादान जैसे योद्धाओं की आभा से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत पूछा, वो कौन है? पूर्वज रुद्रदेव ने गहरी आवाज में कहा, मैं सिर्फ उसकी आभा महसूस कर पाया था। भले ही मैं यह नहीं जानता कि वो कौन था, परंतु उसकी आभा थोड़ी बहुत तुम्हारे जैसी लग रही थी, मेरी जैसी। आर्यन एक बार फिर से दंग रह गया। वो कौन हो सकता है? आर्यन को इस बात का पूरा यकीन था कि वो अमृतद्वीप पर व्यासदेव के अलावा किसी और को नहीं जानता था, और व्यासदेव ने खुद कहा था कि उनकी शक्ति इतनी नहीं है कि वह उड़कर इथर्नल चोटी तक पहुंच सकें। यहाँ तक कि वादान जैसा एक शक्तिशाली स्वर्गवीर भी इथर्नल चोटी पर उड़कर नहीं पहुंच सकता था। क्या वो व्यक्ति वादान से भी शक्तिशाली था? ये सोचना भर ही भयावह था। आखिर वो कौन हो सकता है? आर्यन अभी अपने ख्यालों में गुम ही था कि उसके इन ख्यालों को तोड़ते हुए सैनिकों के लीडर ने उसे आवाज लगाई, आर्यन भाई, तुम नीचे कब आए? आर्यन ने अपने सभी ख्यालों को समेटा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस अभी अभी नीचे आया हूँ। लीडर ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या तुम्हें वो चीज मिल गई जिसकी तुम्हें तलाश थी? आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कह सकते हैं कि मिल गई। लीडर ने राहत की सांस ली और कहा, ये तो अच्छी बात है। चलो अब चलते हैं। सभी गांव वाले पिछले 1 महीने से तुम्हारे बारे में चिंतित हैं। 1 महीना? आर्यन ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने मन ही मन सोचा, क्या मैं 20 दिनों तक बेहोश था? लीडर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ भाई, तुम लगभग 1 महीने से इथर्नल पर्वत पर थे। ओह, आर्यन ने ठंडी हंसी के साथ कहा, वक्त सच में बहुत तेजी से गुजरता है। फिर उसने इथर्नल चोटी की ओर देखा जो बादलों को चीरते हुए खड़ी थी। उसने अपने दिल में कहा, जो भी हो, धन्यवाद। वहीं दूसरी ओर इथर्नल पर्वत की चोटी पर एक व्यक्ति, जिसका पूरा शरीर काले लिबास में ढका हुआ था और दिखने में एक अनुभवी योद्धा जैसा लगता था, चोटी से नीचे की ओर देख रहा था। उस व्यक्ति की आंखें आर्यन पर टिकी थी, जो लीडर के साथ गांव की ओर बढ़ रहा था। वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, लड़के, तुम्हारी यात्रा अभी लंबी है, यहाँ रुकने का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर वो जोर से हंसा, हा हा हा। तभी हंसते हुए उसके मुंह से खून की उल्टी फूट पड़ी। उसका चेहरा भी थोड़ा सफेद पड़ गया था। धत्तेरी की, इस इथर्नल रूट की सुरक्षा इतनी खतरनाक होगी, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। उसने अपने होठों से खून पोंछते हुए बड़बड़ाया। फिर उसने आर्यन की ओर देखा, जो अब घने जंगल में कहीं गायब हो चुका था। उसकी हंसी फिर से गूंज उठी, क्या हिम्मत है, क्या जज्बा है, यही तो मेरे परिवार की विरासत है। हा हा हा। हंसते हुए ही वो आदमी नीचे कूद गया। अचानक एक स्वर्णिम चमक के साथ उसकी पीठ पर पंख उभर आए और वो बिजली की गति से बादलों के बीच कहीं गायब हो गया। वो कौन था और आर्यन को बचाने का उसका मकसद क्या था, किसी को नहीं पता। गांव लौटते समय आर्यन के दिमाग में भी यही सवाल गूंज रहा था, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश क्यों ना की हो, उसे इसका जवाब नहीं मिल रहा था। फिर उसने ये सोचकर इसे टाल दिया कि इस पहेली को सुलझाना उसके बस की बात नहीं। इसके बाद उसकी नजरें स्पेस रिंग में पड़ी इथर्नल रूट पर टिक गई। वस्तु, त्यानहुन घास, गुण, स्तर, विवरण, सब कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह में था। कोई भी विवरण या स्पष्टीकरण नहीं था। आर्यन ने सोचा, क्या मुझे इसे निगल लेना चाहिए? तभी पूर्वज रुद्रदेव की आवाज गूंजी, लड़के, ये रूट बाकी जड़ी बूटियों से अलग है। यहाँ तक कि मैंने भी ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। ये निश्चित रूप से स्वर्ग और पृथ्वी से उत्पन्न अद्वितीय शक्ति है। जल्दी से इसे अवशोषित कर लो। पूर्वज रुद्रदेव ने बस इसका एक छोटा सा हिस्सा खाया था और उससे ही वो काफी हद तक ठीक हो गए थे। न केवल ठीक हुए, बल्कि उनकी शक्ति में भी बढ़ोतरी हुई थी। ये रूट निश्चित रूप से असाधारण थी। आर्यन ने कहा, पूर्वज, मैं इसे आपके लिए बचाकर। तभी आर्यन की बात को बीच में ही काटते हुए रुद्रदेव ने कहा, यह मेरे लिए बेकार है। अगर मैं इसे इस्तेमाल कर सकता तो मैं कर चुका होता। इसे आत्मसात करने का यही सही समय है। यह उनकी शराफ नहीं थी, बल्कि वो पहले ही इंद्रधनुष, दिव्य तलवार, सैकड़ों आत्मा पत्थर और इमोर्टल बीस्ट के मरने से मिले गगनचक्र कवच को भी निगल चुके थे। क्या ये आपको सच में नहीं चाहिए?
आर्यन को अपने पिछले अनुभवों से उनकी इस तरह की बातों पर भरोसा नहीं होता था। रुद्रदेव मुस्कुराए और बोले, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा, ये सच में मेरे लिए अब बेकार है। वास्तव में ये बहुत उपयोगी थी, लेकिन पूर्वज रुद्रदेव अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं के कारण आर्यन के रास्ते में बाधा नहीं बनना चाहते थे। आर्यन ने अपनी सांसें साधते हुए कहा, ठीक है। फिर उसने सिस्टम से कहा, फ्यूज करो। आर्यन, बधाई हो, तुमने इथरनल रूट फ्यूज की है। तुम्हें 100 एक्सपी पॉइंट्स, 100 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 100 शॉप पॉइंट्स मिले हैं। आर्यन ने उत्सुकता से सिस्टम की जांच की, लेकिन ये बस इतना ही था। उसके बाद सिस्टम की कोई आवाज़ नहीं आई। ये देखकर वो तुरंत निराश हो गया। लगता है ये इथरनल रूट सच में बेकार थी। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, अचानक उसकी चेतना में हलचल होने लगी। आर्यन के मस्तिष्क में अनजानी शक्तियों के धमाके होने लगे। उसकी चेतना का दायरा तेजी से बढ़ने लगा। उसी समय सिस्टम ने उसे चौंका दिया। आर्यन, बधाई हो, तुम्हारी जड़ी बूटियों की समझ में 500% की वृद्धि हुई है। आर्यन, बधाई हो, तुम्हारी खनिज पदार्थों की समझ में 500% की वृद्धि हुई है। आर्यन, बधाई हो, तुम्हारी औषधीय सफलता दर में 200% की वृद्धि हुई है। आर्यन, बधाई हो, तुम्हारी चेतना के क्षेत्र में 300% की वृद्धि हुई है। आर्यन, बधाई हो, तुम्हारी मानसिक सहनशीलता में 300% की वृद्धि हुई है। ये सभी कौशलों की समझ का विस्तार था। ये सीधा शक्तियों में वृद्धि नहीं थी, बल्कि उसकी चेतना और ज्ञान को और गहरा कर दिया गया था। अंत में सिस्टम की एक और आवाज गूंजी, आर्यन, बधाई हो, तुम्हें 9वीं श्रेणी की सौल शक्ति मिली है। क्या तुम इसे अवशोषित करना चाहते हो? आर्यन ने तुरंत बिना किसी हिचक के कहा, अवशोषित करो। जैसे ही उसने ये कहा, उसका शरीर अचानक कांप उठा। उसके भीतर की ऊर्जा जैसे विस्फोट करने लगी। आर्यन, बधाई हो, तुमने 9वीं श्रेणी की सौल शक्ति को आत्मसात कर लिया है। तुम्हें 100 एक्सपी पॉइंट्स, 100 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 100 शॉप पॉइंट्स मिले हैं। 9वीं श्रेणी की सौल शक्ति। विवरण, यह इथरनल रूट का एक सार है। इसे औषधीय निर्माण, हथियार निर्माण और बीस्ट्स को वश में करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे तैयार होने वाली वस्तुएं 3 स्तर तक उन्नत होंगी। विवरण 3, इसे अमर ऊर्जा में भी बदला जा सकता है। समय अवधि 24 घंटे बाद फिर से उपयोग किया जा सकता है। क्षति और आक्रमण शक्ति अज्ञात। आर्यन दंग रह गया। ये तो बेहद शक्तिशाली है। उसके दिमाग में सवाल घूमने लगे। अगर ये रूट इतनी असाधारण है तो यह अब तक बची कैसी? क्या इसे किसी ने सिर्फ मेरे लिए ही छोड़ा था, या ये पहले से ही किसी रहस्यमय उद्देश्य के लिए तैयार की गई थी? आर्यन के दिमाग में सवालों की भरमार थी, मगर जवाब एक भी नहीं। फिर उसने अपना सिर झटका और लीडर द्वारा लाए गए दूसरे घोड़े पर सवार होकर गांव की ओर तेजी से बढ़ने लगा। दोपहर तक आर्यन और सुरक्षा दल के लीडर दोनों घने जंगल से बाहर निकल चुके थे। रास्ते में लीडर ने अपना नाम भी बताया। उसका नाम अलमीर था। जैसे ही वो जंगल से बाहर निकले, अलमीर ने आलस भरी अंगड़ाई लेते हुए कहा, आखिरकार हम घर आ ही गए। लेकिन तभी गांव की सुरक्षा दीवार पर लहराते एक झंडे को देखकर उसकी आंखें गंभीर हो गईं और उसने गहरी आवाज में कहा, कुछ गड़बड़ हुई है। आर्यन ने तुरंत अलमीर की ओर देखा और पूछा, क्या हुआ भाई? अलमीर की आवाज में बेचैनी थी। गांव पर मुसीबत आ गई है। इतना कहते ही उसने अपने घोड़े को तेजी से भगाया। आर्यन भी बिना समय गवाए उसके पीछे दौड़ पड़ा। गांव का मुख्य चौक पर भीड़ जमा थी। वहां कई ऊंचे लंबे डाकू खड़े थे और उनके बीच एक शक्तिशाली डाकू सरदार खड़ा हुआ था। डाकू सरदार के बगल में 5 लोग और खड़े थे। ये थे सप्तचक्र महाविद्यालय के छात्र जरगुल और उसके साथी। जरगुल और उसके चारों साथियों के चेहरे पर गुस्से और घमंड का भाव था। कुछ दिन पहले जब वो इस गांव में इमोर्टल बीस्ट के लिए आए थे, तब आर्यन ने न केवल उनकी योजना खराब की थी, बल्कि उन्हें अपमानित भी किया था। वो अहंकार जिसे जरगुल ने कभी चोटिल नहीं होने दिया था, अब उसके भीतर गुस्से की धधकती आग बन चुका था। उसे आर्यन के घमंडी चेहरे की याद सताने लगी थी, जो उसके अंदर एक दानव की तरह बस गया था। उसने मन ही मन ठान लिया था कि अगर वो आर्यन को खत्म नहीं करेगा तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। इसीलिए सप्तचक्र महाविद्यालय लौटने के बजाय उसने रास्ता बदल दिया और इन डाकुओं के साथ वापस गांव में लौट आया। हालांकि गांव में आने से पहले ही जरगुल ने जांच करवा ली थी कि आर्यन के साथ जो बूढ़ा व्यक्ति था, उसे 3 अनजान लोग पकड़ कर ले गए। उसके लिए ये सुनहरा मौका था अपने अपमान का बदला लेने का और आर्यन को कुचलने का। उन्हें पूरा यकीन था कि उस बूढ़े व्यक्ति के बिना आर्यन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डाकू सरदार उग्र स्वभाव का था। उसकी आवाज़ तेज और भयावह थी। उसने भीड़ की ओर देखते हुए कहा, उस लड़के को कहाँ छुपा रखा है? बताओ, वरना तुम सबका अंजाम बुरा होगा। लेकिन गांव वाले चुप थे। उनके लिए आर्यन सिर्फ एक लड़का नहीं, बल्कि उनका रक्षक और आशा का प्रतीक था। ये देखकर डाकू सरदार ने अपनी नज़रों को और खतरनाक बना लिया। उसने तुरंत भीड़ में से एक छोटी बच्ची को उठाकर हवा में लटका दिया।
बच्ची हाथ पैर मारते हुए डर के मारे रोने लगी। माँ माँ माँ। तभी उसकी माँ घबराते हुए भीड़ से बाहर निकली और गिड़गिड़ाने लगी, मेरी बच्ची को छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो। डाकू सरदार ने उसे ठोकर मार दी और चिल्लाया, तुम सब जवाब दोगे या नहीं? बच्ची ने डरते डरते कहा, मुझे नहीं पता, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उसकी माँ ने भी रोते हुए कहा, हम सच में नहीं जानते, कृपया हमें बख्श दो। डाकू सरदार के चेहरे पर एक घातक मुस्कान फैल गई। उसने कहा, अगर कोई नहीं बताएगा तो मैं इसे मार दूंगा। लेकिन जब उसने देखा कि अब भी सब चुप हैं, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के बच्ची का गला मरोड़ दिया। ये देख बच्ची की माँ बेहोश होकर गिर पड़ी। गांव वालों के भीतर भी गुस्सा और दुख का तूफान उमड़ पड़ा। एक आदमी चिल्लाया, सप्तचक्र महाविद्यालय के नाम पर ऐसे काय पैदा होते हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दूसरा बोला, तुम जैसे नीच लोग खुद को महाविद्यालय के छात्र कहते हो। सप्तचक्र महाविद्यालय तो पाखंडी और राक्षसों का अड्डा है। हालांकि जरगुल और उसके साथियों पर उन लोगों की बातों का कोई असर नहीं पड़ा। वो तो उनकी इस बेबसी पर हंस रहे थे। पारस ने गांव वालों की ओर देखकर ठंडी हंसी के साथ कहा, लगता है तुम लोगों को अपनी जान से ज्यादा प्यार नहीं है। इसी के साथ उसने अपने हाथों को उठाकर एक अदृश्य शक्ति लहर से दो गांव वालों को ऊपर हवा में तान दिया और उंगलियों के हल्के से इशारे से उनकी गर्दनें मरोड़ दी। गांव के सभी लोग डर और गुस्से के बीच जकड़े खड़े थे। सप्तचक्र महाविद्यालय के छात्रों की ताकत से लड़ पाना उनके लिए नामुमकिन था। रही बात गांव की सुरक्षा दल सैनिकों की, उन्हें पहले ही डाकुओं द्वारा दबा दिया गया था। वो सब घायल अवस्था में घुटनों के बल बैठे थे। अगर डाकू नहीं भी होते तो भी उन लोगों का सफाया करने के लिए जरगुल और उसके साथी काफी थे। आह हरामजादों, मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। एक बूढ़ा आदमी गुस्से में दौड़ पड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह करीब पहुंच पाता, बालू ने झपटकर एक ही घूंसे में उसका सिर कुचल दिया। बालू गुर्राया, आगे बढ़ो, मैं देखना चाहता हूं कौन मौत से डरता नहीं। उसकी आवाज गरजती हुई आसमान में गूंज गई। चारों ओर अचानक सन्नाटा छा गया। जरगुल ने ठंडी आवाज में कहा, हमें सिर्फ उस लड़के की जरूरत है, उसे सौंप दो। मुझे नहीं पता, एक आदमी ने ऊंची आवाज में जवाब दिया। जरगुल की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। उसका शरीर बिजली की तरह लपका और वह उस आदमी के सामने खड़ा हो गया। अगर नहीं पता तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसके हाथ नुकीले पंजों में बदल गए और उसने उस आदमी के माथे में गहरा गड्ढा बना दिया। वो आदमी वहीं मर गया। जरगुल की क्रूरता ने आसपास खड़े डाकुओं तक को सहने पर मजबूर कर दिया। वो हर किसी को तुच्छता से घूरते हुए बोला, तुम सब लोग चींटियों जैसे हो, अपनी औकात में रहो। उसकी नजरों में इन शक्तिहीन लोगों की कोई अहमियत नहीं थी। वो उसके लिए सिर्फ कीड़े थे जिन्हें कोई भी कुचल सकता था। डाकुओं के सरदार ने कहा, भाई जरगुल, मुझे लगता है ये लोग सच में नहीं जानते। क्यों ना इस गांव को जला दें। औरतों को पकड़ लाओ, जो सामान है लूट लो, बाकी सबको मार दो और इस जगह को खाक कर दो। हा हा हा। डाकुओं की टोली ठहाके मारकर हंसने लगी। हा हा हा। लेकिन जरगुल की आंखों में चमकती ठंडक ने सभी को चुप कर दिया। जरगुल एक बूढ़े आदमी के पास पहुंचा और बोला, मुझे पता है वो यहीं है। मैंने पहले ही लोगों को गांव के चारों ओर तैनात कर दिया था, तो वो लड़का यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। बताओ वो कहाँ छिपा है। उसके शब्दों में ऐसी आग थी जो सुनने वालों के भीतर डर पैदा कर दे। वो आर्यन को मारने के लिए कुछ भी कर सकता था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके भीतर का गुस्सा उसे कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। बूढ़े ने जरगुल की ओर देखा और गुस्से से उसके चेहरे पर थूक दिया। थू। जरगुल के चेहरे पर थूक गिरते ही उसका गुस्सा भड़क उठा। उसकी मुट्ठियां कस गईं और उसके दांत चरमराने लगे। उसके चारों ओर खतरनाक आग की लपटें उठने लगीं। तू मरने की भीख मांग रहा है। उसी वक्त एक डाकू हवा में उछलकर गिर पड़ा। अलमीर अपने घोड़े से कूद पड़ा और गुस्से में भीड़ को चीरते हुए आगे आया। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अपनी बेहोश पड़ी पत्नी और जमीन पर बेसुध बेटी पर पड़ी, उसकी आंखों में गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा। मैं तुम कुत्तों को खत्म कर दूंगा। वो पहले कभी सप्तचक्र महाविद्यालय के योद्धाओं का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था, मगर अब उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसने अपनी तलवार निकाली और जोर से गरजते हुए जरगुल पर झपट पड़ा। अमीश के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। उसने तंज कसा, तेरी औकात है हमसे लड़ने की। ये कहकर उसने हवा में छलांग लगा दी। इससे पहले कि अलमीर का वार जरगुल के करीब पहुंच भी पाता, अमीश ने एक ही मुक्के में उसे सीधे हवा में उछाल दिया। लेकिन वो रुका नहीं और लगातार मुक्कों की बौछार से अलमीर की सीना चीर दिया। उसकी छाती की कई हड्डियां चटक गईं और खून उसके मुंह से फूट पड़ा। अचानक वो नीचे गिर पड़ा और गिरने से पहले अपना आखिरी शब्द बुदबुदाया, आर्यन। अलमीर के ठीक नीचे गिरने से पहले किसी ने उसे बीच हवा में पकड़ लिया। जैसे ही पारस की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी तो उसकी आंखों में अंधकार उतर आया और उसकी दृष्टि और भी भयंकर हो गई। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, लड़के, आखिरकार तू आ ही गया। उसी समय आर्यन ने अपने भीतर गर्जना की, लेवल 4 की सोलस्टम तकनीक। उसके शरीर में अमर ऊर्जा की तेज लहरें फूट पड़ीं और उसकी शक्तियां 16 गुना बढ़ गई।
साथ ही उसके हाथ में काल ऊर्जा से लथपथ ड्रैगन स्लेयर आ गया। पारस ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम सिर्फ एक 5वें स्तर के आत्मवीर हो और मुझसे लड़ने चले हो। ये कहकर उसने आर्यन को रोकने के लिए अपनी 5 उंगलियों से जाल बुनना शुरू किया। अमर ऊर्जा की 5 धाराएं आर्यन को रेशमी धागों की तरह जकड़ने लगीं। एक बार अगर यह जाल उसे जकड़ लेता तो वो हिल भी नहीं पाता। लेकिन तभी आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर को हवा में लहराया। ड्रैगन गॉड / डार्क ड्रैगन गॉड की छाया ने हरकत की और उसने जोरदार वार किया। पारस द्वारा छोड़ी गई अमर ऊर्जा की हर लहर कटकर खत्म हो गई। आर्यन ने तुरंत आगे बढ़कर एक हाथ से पारस का गला पकड़ लिया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि पारस को कुछ भी समझ नहीं आया, और जब तक उसे समझ आया बहुत देर हो चुकी थी। पारस का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया, उसकी आंखों में घबराहट थी। उसने कांपते हुए कहा, तू क्या करने जा रहा है? क्या करूंगा? आर्यन ने दहाड़ लगाए, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। पारस का चेहरा डर के मारे पीला हो गया। उसने गुस्से से कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुझे पता नहीं कि मैं सप्तचर्क महाविद्यालय का शिष्य हूँ? मुझे छूने का मतलब है पूरे महाविद्यालय के खिलाफ जाना। क्या तुझे अपनी जान की परवाह नहीं? ये भी मत भूलना कि उस दिन उस महान योद्धा ने भी मुझे नहीं छुआ, और तू एक तुच्छ कीड़ा मेरी तरफ देख भी रहा है। हा, सप्तचर्क महाविद्यालय क्या था? ये सबसे शक्तिशाली संस्था थी। कोई भी इसके विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं करता। पारस को पूरा विश्वास था कि आर्यन उसे मार नहीं सकता, लेकिन उसे नहीं पता था कि आर्यन एक अपवाद था। उसने बिना एक पल गवाए पारस का गला कसकर पकड़ लिया और उसकी गर्दन को जमीन की तरफ धकेला। पारस घुटनों के बल गिर पड़ा। डर और मुझे, आर्यन ने ठंडी हंसी के साथ कहा। फिर उसने हाथ के एक झटके से पारस की गर्दन को मरोड़ दिया। इस समय आर्यन की आंखों में खून भरा हुआ था और उसकी आवाज किसी यमराज जैसी गूंजी, अब बताओ मुझे डर है क्या? अगर उस दिन व्यासदेव ना होते तो वो इन कीड़ों को कब का मार चुका होता। आज के दिन उसका गुस्सा अपने चरम पर था। ऐसे लोग इस दुनिया में जीने के काबिल नहीं थे। सप्तचर्क महाविद्यालय, अगर यह महाविद्यालय ऐसे लोगों से भरा हुआ है तो आर्यन एक एक करके सबका अंत करेगा। आर्यन, बधाई हो, तुमने एक लेवल 9 के आत्मवीर को मारा है। 560 एक्सपी पॉइंट्स, 10 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 10 अमर मूल्य प्राप्त हुए हैं। आर्यन ने चारों ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, अगला कौन है? पारस को मरता देख जरगुल की आंखें सिकुड़ गई। ये बात उसके लिए बर्दाश्त के बाहर थी। उसने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, हमला करो, इस लड़के को खत्म कर दो। अब तुझे वो योद्धा बचाने नहीं आएगा। मैं देखता हूँ अब तू क्या कर सकता है। मार डालो इसे। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, 1 दर्जन डाकू आर्यन की तरफ बढ़े। बालू, अमीश और अहल भी उसे घेरने लगे। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। डाकू तो मामूली लोग थे, उनकी शक्ति ज्यादा नहीं थी, पर सप्तचक्र महाविद्यालय के चारों योद्धा वो खतरनाक थे। पारस को मारते समय आर्यन ने उसकी शक्ति का आभास कर लिया था, लेकिन आर्यन के अंदर एक आग धधक रही थी। उसके सामने अलमीर की छोटी सी बच्ची मृत पड़ी थी और वो बूढ़ा आदमी जिसने उसे अपने घर खाना खिलाया था, उसे भी इन लोगों ने बेरहमी से मार दिया। आर्यन का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। उसने मन में गर्जना की, सॉल सूत्र, अब मैं तुम्हारी शक्ति देखना चाहता हूँ। उसी समय उसकी चेतना की गहराइयों में ऐसा महसूस हुआ मानो कोई विशाल पर्वत ध्वस्त हो गया हो और धरती फट पड़ी हो। उसी पल एक अद्भुत शक्ति उसके भीतर जाग उठी। आर्यन की चेतना में 9 ताम्र पुरुष दिखाई दिए। उनमें से एक ताम्र पुरुष सक्रिय हुआ और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसका शरीर हिलने लगा। ये ठीक वैसा ही था जैसे किसी प्राचीन मंदिर के शिल्पित योद्धा। हर हरकत सटीक और शक्तिशाली। आर्यन ने उसके हर कदम का अनुसरण किया और जैसे जैसे वो चाल चल रहा था, आर्यन भी उसी की तरह वार करने लगा। वो एक बलखाती नागिन की तरह नृत्य कर रहा था। उसके हाथ में ड्रैगन स्लेयर भी ऐसे घूम रहा था जैसे किसी हसीना का दुपट्टा हो। आर्यन की ओर बढ़ते सैकड़ों डाकू एक एक करके नीचे गिरने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन क्या कर रहा है। चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश क्यों ना की हो, वो उसे छू तक नहीं पाए। आर्यन का दिल जोश से भर गया। क्या यही सॉल सूत्र की असली शक्ति है? यह एक पूर्ण नरसंहार था। उसका हर वार सॉल सूत्र की शक्ति से ओतप्रोत था। उन डाकुओं के पास इससे लड़ने का कोई तरीका नहीं था और उनमें से दर्जनों डाकू पल भर में मारे गए। अहल जैसे ही आर्यन के करीब पहुंचा, वो एक चीते की तरह चुपचाप आर्यन पर झपटा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी तलवार उठाई, आर्यन के मस्तिष्क में ताम्र पुरुष की आंखों से एक तेज चमक फूटी। उसी समय आर्यन की आंखों से एक सफेद रोशनी बाहर निकली जो सॉल शक्ति से भरपूर थी। अहल का पूरा शरीर पल भर में कुचल दिया गया। खून उसके 7 छिद्रों से फूट पड़ा और वो पलक झपकते ही मारा गया। लेकिन आर्यन की नजर अब भी जरगुल पर टिकी हुई थी। अब तेरी बारी है। वो तेजी से जरगुल की ओर झपटा क्योंकि सॉल शक्ति का 1 मिनट का समय खत्म होने वाला था। लेकिन इससे पहले कि वो जरगुल के पास पहुंच पाता, अमीश और बालू उसके सामने आकर खड़े हो गए। अब आर्यन के पास उन्हें मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
उसने ड्रैगन स्लेयर घुमाया और दोनों का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, सॉल सूत्र का समय खत्म हो गया है। आर्यन झुंझलाया, धत तेरी की, ये बस 1 मिनट के लिए ही क्यों है। हालांकि उसके मन में यह भी चल रहा था कि जब एक ताम्र पुरुष की समय सीमा इतनी थी, दूसरे, तीसरे या 9वें ताम्र पुरुष की शक्ति भी 1 मिनट की होगी तो वो क्या करेगा। अब भले ही आर्यन की सॉल शक्ति का असर खत्म हो गया था, लेकिन जरगुल के दिल में पहले से ही उसका खौफ बैठ चुका था। जरगुल 9वें लेवल का आत्मवीर था, लेकिन आर्यन का उग्र रूप देखकर वो पूरी तरह से सहम गया। आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर को उठाया और जरगुल पर वार करते हुए चिल्लाया, क्यों? तुझे बड़ा घमंड था, है ना? सप्तचक्र महाविद्यालय के शिष्य, तुझे तो शर्म आनी चाहिए। अब बोल, क्यों चुप है? जरगुल के होश उड़ गए। उसने पहले से ही अपने सभी साथियों को आर्यन के हाथों मरते देखा था। डर के मारे उसके पैर कांपने लगे। वो नीचे घुटनों के बल बैठ गया और अपनी जान की भीख मांगने लगा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। आर्यन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, बहुत देर हो चुकी है। और इसी के साथ जरगुल का सिर धड़ से अलग हो गया। आर्यन ने तुरंत अपने मन में कहा, अमर मूल्य सक्रिय करो, 30 भाग्य पॉइंट्स का भी इस्तेमाल करो। पहली बार जब आर्यन ने जरगुल को देखा था तो उसके शरीर पर कोई सुनहरी रोशनी नहीं थी। उस वक्त आर्यन उसे मारने की सोच तो रहा था, लेकिन उसके भीतर यह इच्छा नहीं थी कि वो उसके ऊपर अमर मूल्य को बर्बाद करे। हालांकि अब स्थिति बदल चुकी थी। जरगुल के पैरों के नीचे एक हल्की सुनहरी रोशनी चमक रही थी। ये संकेत था कि वो अब एक साधारण योद्धा नहीं रहा, बल्कि एक किंग बीस्ट में तब्दील होने वाला था। शायद उसने कोई दुष्ट शक्ति अवशोषित कर ली थी। बधाई हो आर्यन, तुम्हें जरगुल को मारने पर 1000 एक्सपी पॉइंट्स, 20 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 10 अमर मूल्य प्राप्त हुए हैं। बधाई हो आर्यन, तुम्हें लेवल 1 की इमोर्टल रूट मिली हैं। क्या तुम इसे अवशोषित करना चाहोगे? बधाई हो आर्यन, तुम्हें इमोर्टल मोड मिला है। क्या तुम इसे सक्रिय करना चाहते हो? आर्यन ये सुनकर चौंक उठा। इमोर्टल मोड, उसका मन रोमांच से भर गया। उसने सोचा, अब ये किस तरह का मोड है? क्या मुझे कोई इमोर्टल शक्ति मिलने वाली है? उसकी धड़कन तेज हो गई और उसने तुरंत कहा, सक्रिय करो। फिर से सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो आर्यन, इमोर्टल मोड सक्रिय हो चुका है। तुम्हें 100 एक्सपी पॉइंट्स, 100 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 100 शॉप पॉइंट्स मिले हैं। सिस्टम इमोर्टल मोड विवरण 1, शक्तिशाली प्राणियों की इच्छा से जुड़ने की क्षमता, संवाद स्थापित क्षमता और बीस्ट शमन शक्ति को और शक्तिशाली बनाती है। विवरण 2, स्पिरिचुअल बीस्ट की इच्छा से संवाद करके प्रचंड अमर शक्ति का उदय और उच्चतम स्तर की वृद्धि। इमोर्टल मोड का विवरण देखकर आर्यन के उत्साह का कोई ठिकाना नहीं रहा। तभी उसकी चेतना में एक बड़े से बीटल की छाया उभरी। आर्यन ने बिना सोचे समझे अपना हाथ जमीन पर दे मारा और उसकी आवाज गूंज उठी, आ जाओ महान बीटल। आर्यन ने अपने हाथ में संचित सारी शक्ति लगा दी। जैसे ही उसके हाथ ने जमीन को छुआ, आसपास की धरती कांप उठी और चारों तरफ धूल का गुबार छा गया। तभी एक छोटा सा बीटल आर्यन की उंगलियों के पास आकर रुका। उसने अपनी नन्ही आंखों से आर्यन की ओर देखा, मानो वो कोई मूर्ख हो। फिर उसने अपना पिछला हिस्सा ऊपर करके गोबर का छोटा सा गोला आर्यन की उंगलियों के पास लुढ़का दिया और वहां से उड़ गया। आर्यन की इस हरकत को आसपास जमा गांव के लोग हैरानी से देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। कुछ लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा, यह क्या कर रहे हैं? शायद कोई बड़ा मंत्र तैयार कर रहे होंगे या फिर कोई शमन शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। उनके इतने गंभीर चेहरे से तो ऐसा ही लग रहा है जैसे कोई खतरनाक शक्तियों का आह्वान कर रहे हों। लेकिन सब लोग तो पहले ही मारे जा चुके हैं, अब क्यों किसी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या तुमने उस छोटे कीड़े को देखा? वो उनकी उंगली पर गंदगी करके चला गया। एक बूढ़े व्यक्ति ने टोका, कुछ भी मत कहो, ये हमारे गांव के रक्षक हैं। दूसरे ने हंसते हुए कहा, सच में अगर कुछ कर भी रहे हैं तो वो कोई बड़ी बात ही होगी। आर्यन ने जब ये सब बातें सुनी तो उसकी गर्दन शर्म से झुक गई। उसने मन ही मन कहा, शायद मैं जल्दी में हूँ, इस इमोर्टल मोड को सही ढंग से समझना पड़ेगा। आर्यन के कानों में कौवों की कर्कश ध्वनि गूंज रही थी, जैसे वो उसका मजाक उड़ा रहे हों, कांव कांव कांव। आर्यन ने माथे पर हाथ रखा। ये स्थिति तो अत्यधिक शर्मनाक थी। किंग बीटल को बुलाना तो दूर, मैं तो एक टिड्डा भी नहीं बुला पा रहा। उसने सोचा, उसकी चेतना शक्ति दूसरी ओर से जुड़ ही नहीं पा रही थी। ना संवाद स्थापित हो रहा था और ना ही उसे कोई प्रतिक्रिया मिल रही थी। उसी वक्त आर्यन ने अपने भीतर के इमोर्टल मोड की जांच की। सिस्टम सूचना, कोई विदेशी प्राणी नहीं बुला सकते, इमोर्टल मोड सक्रिय नहीं हो सकता। ये सूचना लगातार उसके दिमाग में गूंज रही थी। आर्यन ने लंबी सांस ली और सोचा, जैसा कि उम्मीद थी, मेरी शमन तकनीक अभी भी 0 स्तर पर है। बिना किसी अभ्यास के मैं बुलाने में सक्षम कैसे हो सकता हूँ? थोड़ी देर पहले जब उसने किंग बीटल की छवि देखी तो उसे लगा कि शायद उसने किंग बीटल को बुला लिया है, पर यह उसका भ्रम निकला।
यहाँ तक कि वह छोटा सा बीटल भी उसकी उंगली पर गंदगी करके चला गया। तभी अलमीर बड़ी कठिनाई से चलते हुए उसके पास आया और बोला, भाई आर्यन, क्या हो गया? आर्यन ने अपना पेट पकड़ लिया और तुरंत कहा, अरे मेरा दिल दुख रहा है। पास खड़े एक छोटे बच्चे ने मासूमियत से कहा, लेकिन भैया ये तो पेट का हिस्सा लग रहा है। आर्यन ने तुरंत अपना हाथ थोड़ा ऊपर किया और कहा, दिल का दर्द है, दिल का। बच्चे ने फिर पूछा, भैया क्या दिल यहाँ होता है? आर्यन ने अंदर ही अंदर खुद को कोसा और एक झूठी मुस्कान के साथ कहा, अरे भैया का दिल बहुत ज्यादा दुख रहा है और साथ ही कई और जगहों पर भी दर्द हो रहा है। लोग हंसने लगे और आर्यन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। धत तेरी, क्या मुझे इतने लोगों के सामने शर्मिंदा होना ही था? आर्यन ने मन ही मन सोचा। तभी अलमीर की आंखें भर आईं। उसने अपनी पत्नी और बेटी के बारे में सोचा और नीचे गिर पड़ा। फिलजा, यजवा बेटी, उसने जोर से चिल्लाया। अलमीर की पत्नी को अब तक होश आ चुका था। उसने अपनी बेटी को जमीन पर पड़े देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यजवा, मेरी बच्ची। उसका रोना आर्यन के दिल को चीर गया। तभी आर्यन के भीतर पूर्वज रुद्रदेव की आवाज गूंजी, तुम उसे बचा सकते हो। आर्यन चौंक गया। मैं उसे कैसे बचा सकता हूँ? पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, तुमने जो इथर्नल रूट खाई थी उसमें पुनर्जीवन की शक्ति है, वो अभी पूरी तरह से मरी नहीं है, तो इसलिए तुम उसे बचा सकते हो। उसकी सौल अभी भी उसके शरीर में है। आर्यन ने थोड़ी हड़बड़ाहट में पूछा, मुझे क्या करना होगा? पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, अपनी चेतना को अमृत आत्मा के 9वें स्तर पर केंद्रित करो। आर्यन ने तुरंत ध्यान लगाया और यजवा के पास बैठते हुए बोला, अलमीर भाई, मुझे यजवा को देखने दो, वो अभी जीवित है, हम उसे बचा सकते हैं। ये सुनकर अलमीर की आंखें चमक उठी और आर्यन की ओर आशा भरी निगाहों से देखा। आर्यन ने अपनी चेतना को गहराई में डुबोया और अपने दिमाग में इथर्नल रूट, जो जल कमल की तरह शांत पड़ी थी, को देखा। वो अब 9 दिव्य दरवाजों के भीतर बंद थी, जो सुनहरी रोशनी में चमक रहे थे। मुझे अपनी शक्ति दो, आर्यन ने पूरे जोश से आवाज लगाई। भन, एक जोरदार आवाज के साथ सभी 9 दरवाजे खुल गए। आर्यन ने अपनी उंगली से एक खून की बूंद निकाली और उसे यजवा के मुंह में टपकाया। उसी समय आर्यन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी ऊर्जा जैसे पूरी तरह से समाप्त हो गई हो। उसने 9वें स्तर की अमृत आत्मा के साथ एक समझौता किया था कि वो 1 महीने तक इसे फिर से नहीं जगा पाएगा। भले ही इसके लिए मुझे 1 साल इंतजार करना पड़े, लेकिन मैं इस बच्ची को बचाऊंगा, आर्यन ने अपने मन में ठान लिया। कुछ पल बाद यजवा ने गहरी सांस ली और खांसी करने लगी। उसका चेहरा धीरे धीरे गुलाबी होने लगा। आर्यन और भी लोगों को बचाना चाहता था, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। उन सभी की सौल उनका शरीर छोड़ चुकी थी। रही यजवा की बात, वो लड़की वास्तव में उन सब से थोड़ी अलग थी। शायद यही कारण था कि आर्यन उसे बचा पाया। 3 दिन बाद आर्यन का शरीर अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था और वो जाने के लिए गांव के द्वार पर खड़ा था। उसे विदा करने के लिए गांव के सब लोग वहां आए थे। अलमीर ने आर्यन की ओर बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा और भावुक होकर कहा, वीर आर्यन, तुमने न केवल हमारे गांव को बचाया बल्कि मेरी बेटी यजवा की जान भी बचाई। तुम्हारा उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। अगर भविष्य में तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो मैं आग में कूदने और पानी में डूबने को भी तैयार हूँ। मैं तुम्हारे लिए लाख बार मरने को तैयार हूँ। बगल में खड़ी छोटी यजवा मुस्कुराते हुए बोली, आर्यन भैया, आप हमें दोबारा देखने जरूर आइएगा। आर्यन ने प्यार से छोटी यजवा के सिर पर हाथ फेरा और उसके पास झुककर धीमे स्वर में कुछ कहा। यजवा की बड़ी बड़ी आंखों में हैरानी उभर आई। उसने हैरान होकर पूछा, क्या सच में आर्यन भैया, मैं ये कर सकती हूँ? आर्यन मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, यजवा सबसे ताकतवर है। छोटी यजवा ने अपने दिल में आर्यन के शब्दों को गहराई से बसा लिया और सिर हिलाते हुए बोली, भविष्य में मैं जरूर ताकतवर बनूंगी। मैं अपने माता पिता और इस गांव की रक्षा करूंगी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश। एक बार और उसके सिर पर हाथ फेरने के बाद आर्यन खड़ा हो गया और गांव वालों की ओर देखते हुए बोला, दोस्तों, अब मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। अगर कभी मौका मिला तो मैं फिर लौट कर आऊंगा। गांव वालों ने एक स्वर में कहा, वीर, अपना ध्यान रखना। वीर, आपकी यात्रा शुभ हो। वीर, मुझे अपने बच्चे की माँ बना लो। आर्यन ने जैसे ही उस मोटी महिला को देखा जिसने ये कहा था, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत पीछे हटते हुए कहा, नहीं, मुझे जाना है। और फिर एक पल भी गवाए बिना तेजी से दौड़कर गांव से बाहर निकल गया। गांव वाले काफी देर तक उसे जाते हुए देखते रहे। वहीं अलमीर पास खड़े गांव के मुखिया से बोला, सच में उस जैसे लोग इस अमृतद्वीप में ना के बराबर हैं। मुखिया ने सिर हिलाकर कहा, हो सकता है कि वो सिंह वंश का हो। सिंह वंश का? आसपास खड़े लोग हैरानी से बोले, सिंह वंश से कौन है? सिंह वंश का क्या हुआ? बहुत से लोग सिंह वंश के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। सैकड़ों वर्षों से इस वंश का नाम शायद ही कभी लिया गया हो। हालांकि अलमीर ने थोड़ा बहुत इसके बारे में सुना था।
मुखिया ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, सिंह वंश के लोग कभी पीछे नहीं हटते थे, कभी डरते नहीं, कभी हार नहीं मानते और हमेशा अपने लक्ष्य के लिए अडिग रहते थे। फिर उन्होंने इथरनल पर्वत की ओर इशारा करते हुए कहा, बहुत पहले सिंह वंश का एक व्यक्ति इथरनल पर्वत पर आया था। कहा जाता है कि उसी ने पहली बार उस पर्वत को झुकाया था। बूढ़े मुखिया के स्वर में रहस्य भरा था, लेकिन ये सब बस कहानियां हैं। कोई नहीं जानता कि यह सच है या नहीं। दूसरी तरफ आर्यन अब गांव से काफी दूर निकल चुका था। अमर द्वीप में कदम रखने के बाद उसे एहसास हो गया था कि यहाँ के लोग उससे कहीं अधिक ताकतवर हैं। एक 5वें लेवल का आत्मवीर भी यहाँ सबसे निचले दर्जे का योद्धा माना जाता था। अगर उसने इथरनल रूट का इस्तेमाल नहीं किया होता तो जरगुल जैसा योद्धा उसे मारने में देर ना लगाता। यह उसकी अच्छी किस्मत थी कि इथरनल रूट अवशोषित करने से उसे सौल सूत्र जैसी तकनीक मिल गई थी। हालांकि चाहे उसके पास तकनीकें कितनी भी हो और कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, बिना शक्तियों के वो एक शक्तिशाली योद्धा के आगे बिल्कुल भी नहीं टिक सकता था। यह अम्रद्वीप था, यहाँ ना जाने उस जैसे कितने ही आत्मवीर थे जिनकी कोई अहमियत नहीं थी। अगर उसे सप्तचर्क महाविद्यालय जैसे एक शक्तिशाली अस्तित्व को हिलाना था तो उसे अपनी सीमाओं से पार जाना होगा। रास्ते में पूर्वज रुद्रदेव ने आर्यन से पूछा, उस छोटी लड़की से तुमने ऐसा क्या कहा? मैं काफी उत्सुक हूँ, आर्यन ने हंसते हुए कहा, यह एक रहस्य है। हा। आर्यन ने यजवा से कहा था कि वो एक दिन एक महान योद्धा बनेगी। एक ऐसी योद्धा जो एक विशाल भालू को काबू कर सके, एक ऐसी योद्धा जो सिर्फ एक थप्पड़ में दुश्मनों को बेहोश कर सके और हालात पलट सके। पूर्वज रुद्रदेव थोड़ा चौंके, लड़के तुम्हारे पास तो स्पेस रिंग में एक इमोर्टल रूट थी ना, वो अब कहाँ है? तुम उसकी मदद से अपनी शक्ति काफी बढ़ा सकते थे। आर्यन मुस्कुराया और कहा, मैंने वो रूट यजवा को दे दी। पूर्वज रुद्रदेव ने चौंकते हुए कहा, तुमने वो इमोर्टल रूट उस छोटी बच्ची को दे दी? हाँ, वैसे भी मुझे अभी उसकी जरूरत नहीं थी, आर्यन ने जवाब दिया। लेकिन वो एक अग्नि रूट थी। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पास पंचतत्व की शक्ति हो? पूर्वज रुद्रदेव को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया। वास्तव में आर्यन ने वो इमोर्टल रूट यजवा को इसलिए दी थी क्योंकि यजवा के शरीर में उसने अग्नि तत्व की शक्ति महसूस की थी। भले ही उसे यकीन नहीं था कि इससे उसकी मदद होगी, पर यह उसके लिए एक छोटा सा योगदान था। क्या पता, शायद यजवा भविष्य में एक फायर योद्धा बन जाए, उसने सोचा और पूर्वज रुद्रदेव की फटकार के बावजूद जोर से हंस पड़ा। हा, एक अग्नि इमोर्टल रूट देकर एक छोटी फायर योद्धा तैयार करना, आर्यन को यह सौदा बहुत लाभकारी लगा। पूर्वज रुद्रदेव ने सिर हिलाते हुए कहा, लड़के, मैं तुम्हें अब तक नहीं समझ नहीं सका। फिर एक गहरी सांस लेने के बाद बोले, अब क्या करने का इरादा है? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, सप्तचक्र महाविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में अभी 3 महीने बाकी हैं। व्यासदेव ने मुझसे कहा था कि मुझे हर हाल में इसमें प्रवेश लेना है। इसे मैं पूरा करूंगा। वैसे भी वादान कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं उसके इलाके में उसकी नाक के नीचे सप्तचर्क महाविद्यालय में जाने की हिम्मत कर सकता हूँ। और अभी के लिए मैं विराटगढ़ जाने की योजना बना रहा हूँ। पूर्वज रुद्रदेव उत्साहित होकर बोले, हा, विराटगढ़ ये तो एक ऐसा स्थान है जहाँ अनेकों योद्धा इकट्ठा होते हैं। लगता है मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। पूर्वज रुद्रदेव अब समझ गए थे, जितने अधिक योद्धा होंगे उनके दिन उतने ही मजेदार होंगे, क्योंकि आर्यन एक एक कर सभी को चुनौती देगा। लेकिन तभी आर्यन को कुछ याद आया और वो गंभीर आवाज में बोला, पूर्वज, क्या आपको रास्ता पता है? मुझे नहीं पता कि ये विराटगढ़ कहाँ है। गांव वालों ने बस इतना बताया कि सप्तचक्र महाविद्यालय वहीं है। पूर्वज रुद्रदेव चौंक गए और उस पर चिल्लाते हुए बोले, तुम्हें रास्ता भी पूछना चाहिए था ना, मैंने बस वहाँ का नाम सुना है, रास्ता मुझे भी नहीं पता। ये तो गड़बड़ हो गई। आर्यन को याद आया कि कैसे पिछली बार वह रास्ता भटक गया था और लगभग मेघा को बचाने में देर कर दी थी। ये सोचकर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। 10 दिन बाद एक जंगल की संकरी और ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों पर चलते हुए आर्यन को एहसास होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। आसपास की हवा में एक अजीब सन्नाटा था, जैसे जंगल खुद उसकी मौजूदगी पर सवाल उठा रहा हो। हर कदम के